यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रणव शक्तिशाली कदमों से धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आया। काले और सफेद दोनों रास्तों पर उसका दबदबा साफ झलक रहा था। सबने जल्दी से रास्ता बनाया और हैरानी से उसे भार्गव के पास जाते हुए देखा। बॉस, ही बूढ़ा पैंग देर से आया है। इस क्षण भोज में मौजूद लगभग 90% मेहमान अवाक रह गए। उनके दिलों में सदमा एक विशाल लहर की तरह था जो उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर रहा था। हे भगवान, क्या ये सच है? प्रणव भी हार गया। वाह, यह शायद साल की सबसे बड़ी खबर है। धिक्कार है, भार्गव के पास इतनी शक्ति कैसे है कि वह चुपचाप इन सभी बड़े लोगों को भर्ती कर लेता है। ये लोग अभिनय तो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अवास्तविक लग रहा है। अभिनय? क्या आप इतने बड़े लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं? आप अभी भी सपना देख रहे होंगे। अग्नि वंश के इस सदस्य को हार का सामना करना पड़ेगा। ये परिवार मिलकर अकेले नी वंश से कहीं अधिक भयानक हैं। बिल्कुल, हमें देखने के लिए एक अच्छा तमाशा मिलने वाला है। सुपरिवार की उस लड़की का स्वाद वाकई लाजवाब है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पूरा हॉल शोरगुल से गूंज उठा। जो बड़े बड़े कारोबारी आमतौर पर सभ्य, शालीन और सुरुचिपूर्ण माने जाते थे, वे भी अपने सामने मौजूद लोगों की ताकत को कोसने लगे। नित्यानहाव सबकी नजरों का केंद्र बन गया। उसके अहंकार और घमंड के बारे में सब जानते थे और वहां मौजूद कुछ बड़े अधिकारी तो उससे अपमानित भी हो चुके थे। लेकिन नी समूह इतना शक्तिशाली था कि उसके पास लगभग 100 अरब की संपत्ति थी, इसलिए उन्हें अपना गुस्सा दबाना ही पड़ा। लेकिन अब अचानक प्रकट हुए इस भार्गव ने 100 अरब से अधिक की संपत्ति का प्रदर्शन करते हुए नी समूह को तुरंत पीछे छोड़ दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नित्यानहाव तो सिर्फ दूसरी पीढ़ी का वारिस था, जबकि भार्गव असल सत्ता का असली मालिक था, जिससे दोनों की तुलना करना नामुमकिन था। गौरव को देखकर वह भी इस समय पूरी तरह से हैरान थी। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ज़रूरी नंबर 1 को हासिल करने के लिए भार्गव ने होंगफेंग रियल एस्टेट के अलावा और भी कई लोगों का सहारा लिया होगा, लेकिन जब सारी सच्चाई उसके सामने आई तो वह दंग रह गई। इस आदमी ने अभी जो कुछ दिखाया वह सुपरिवार और निकुल दोनों को पीछे छोड़ने के लिए काफ़ी था। इसके अलावा वह जानती थी कि भार्गव पूर्व युद्ध देवता का शपथ लिया हुआ भाई था और उसने हुआशिया के मेजर जनरल और राष्ट्रीय धरोहर स्तर के महान चिकित्सा गुरु लिन त्यानशेन को अपना शिष्य बनाया था। अगर इन दोनों संबंधों का खुलासा हो जाए तो क्या वहां मौजूद सभी लोग डर से कांप नहीं उठेंगे? उसने पहले तो बूढ़े किन और बूढ़े लिन के नामों का इस्तेमाल करके नी कबीले और अपने माता पिता को शादी के लिए दबाव डालने से रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि दोनों बुजुर्गों को दखल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भार्गव की वर्तमान शक्ति को देखते हुए वह आसानी से अपने साथियों को कुचल सकता था, सिवाय उन अमीर परिवारों के जो वास्तव में शीर्ष स्तर के थे। उसने पाया कि भार्गव के साथ जितना अधिक समय वह बिताती थी, उतना ही वह उसके असाधारण स्वभाव को महसूस करती थी, और उसे तो ये भी संदेह होने लगा था कि क्या अभी जो वह देख रही है वह वास्तव में उसकी क्षमताओं की सीमा है। इस समय भार्गव के प्रति उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। तुम और कौन से रहस्य छिपा रहे हो? बच्ची, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। साफ है कि तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, प्रणव ने सीधे और बिना किसी संकोच के कहा। अपने बॉस को नाराज करना, वह अपराधी को आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा नी समूह कितना भी शानदार क्यों न हो, यह मोदू शहर में स्थित है। पहले भी वह पीछे नहीं हटता था। जैसा कि कहावत है, एक शक्तिशाली ड्रैगन एक स्थानीय सांप को नहीं दबा सकता। अब जब वह मेरे इलाके में आ गया है तो यह स्पष्ट नहीं है कि किसे नुकसान उठाना पड़ेगा। खासकर अब उसके बॉस ने जो बातें बताईं वे तो उसके लिए भी डरावनी थीं। दूसरों को शायद पता ना हो, लेकिन वह काले और सफ़ेद दोनों रास्तों और कई बड़े उद्योगों में शामिल था। पहले उसकी एक प्रेमिका थी जो एक छोटी मोटी हस्ती थी, और उससे उसे गलती से पता चला कि शिंग्याओ एंटरटेनमेंट का अधिग्रहण हो गया है। और गहराई से छानबीन करने पर उसे पता चला कि नए बॉस का नाम भार्गव है। नामों के संयोग से कहीं ऐसा ना हो कि वह नाम संयोगवश ऐसा हो, इसलिए उसने विशेष रूप से जांच की और पाया कि यह भार्गव वास्तव में उसका बॉस था। इससे उसके मन में भार्गव के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया। शिंग्याओ एंटरटेनमेंट की संपत्ति पैंग ग्रुप से बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास बहुत सारे कलाकार थे, यानी इससे उत्पन्न धन की राशि बहुत अधिक थी। खासकर वे इलिस्ट कलाकार फिल्म की शूटिंग या विज्ञापन के लिए करोड़ों या यहाँ तक कि करोड़ों रुपये मेहनताना कमाते थे। भार्गव, मैं मानता हूँ कि व्यापार में तुम मुझसे ज्यादा कुशल हो, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा वो नहीं है। मुझे व्यापार से कोई मतलब नहीं है। मेरा क्षेत्र तो रेसिंग की दुनिया है। अगर हिम्मत है तो चलो एक बार रेस लगाते हैं, फिर मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। बात यहाँ तक पहुँच गई थी, उसकी इज्जत पूरी तरह से चली गई थी और उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया।
उसे अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता निकालना था। जब तक भार्गव मना करता, वह कम से कम ये दावा तो कर सकता था कि हर कोई अलग अलग क्षेत्रों में माहिर होता है, जिससे उसे बचने का मौका मिल जाता। छी, आप मेरे मजदूरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सुझाव क्यों नहीं देते कि कौन अधिक सीमेंट उठा सकता है? हा हा हा, प्रणव ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, जिससे चारों ओर हंसी गूंज उठी। क्या तुमने अभी अभी हमारे छोटे व्यवसायों को नीचा नहीं दिखाया? अब जब तुम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो हमारे बॉस को चुनौती देने के लिए रेसिंग की बात उठा रहे हो। हॉनफेंग रियल एस्टेट के विनीत ने भी ठंडी हंसी हंसी। अभी अभी इस व्यक्ति ने हॉनफेंग रियल एस्टेट, जिसकी स्थापना उसने की थी, को छोटा बताकर उसका मजाक उड़ाया था। उसे वह पुरानी बात याद थी और उसने उसे और भी चिढ़ाने का मौका ढूंढ लिया। हे, देखो, तुम सब मेरी बात से सहमत हो। भार्गव व्यापार में माहिर है और मैं रेसिंग में। जब वह रेसिंग में मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता, तो इन बातों को उठाने का क्या मतलब है? प्रणव और दूसरे व्यक्ति को ठीक वैसा ही जवाब देते देख, जैसा उसने अनुमान लगाया था, नित्यानहाव मुस्कुराया। यही वह प्रभाव था जो वह चाहता था। अरे मेरा दिमाग, तुम तो बिल्कुल ही बेतुकी बातें करने में माहिर हो। मैं, ओल्ड पैंग, खुद को बकवास करने में माहिर समझता था, लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं। वाह, नित्यानहाव को इतना बेशर्म देखकर प्रणव इतना गुस्सा हुआ कि हंस पड़ा। रेस लगाओगे? नामुमकिन तो नहीं, लेकिन हार गए तो? तभी किसी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसी वक्त भार्गव बोला, मैं तुमसे हार जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है कि मैं हुआशिया का नंबर 1 इंटरनेशनल F1 फॉर्मूला रेसर हूं, और तो और। ठीक है, बकवास बंद करो। बस बताओ कि हारने पर क्या होगा? भार्गव के पास इस आदमी की शेखी सुनने का समय नहीं था और उसने उसे सीधे बीच में ही रोक दिया। अगर मैं हार गया तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। अच्छा, अगर तुम हार गए तो फिर कभी गौरव को परेशान मत करना और उसके सामने कभी मत आना। अगर कभी उससे सामना हो जाए तो उससे बचकर निकलना। चूंकि उनके आने का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना था, इसलिए भार्गव ने अपनी शर्त सीधे सीधे बता दी। गौरव, जो अपने विचारों में खोई हुई थी, ये सुनकर थोड़ी कांप उठी और कृतज्ञता से भार्गव की ओर देखा। ठीक है, और अगर तुम हार गए तो? मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। बॉस, जल्दबाजी मत कीजिए। भार्गव की यह बात सुनकर प्रणव और बाकी सबने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भार्गव ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। अच्छा, सीधी बात, अगर तुम हार गए तो तुम्हें गौरव को छोड़कर मेरे लिए फूक समर्पण लिखना होगा। इस क्षण नित्यानहाव का आत्मविश्वास वापस आ गया। घुड़दौड़ के क्षेत्र में वह सचमुच किसी से नहीं डरता था। अगर वे सच में प्रतिस्पर्धा करने वाले थे तो उसकी जीत निश्चित थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही बात तुम पर भी लागू होती है। बताओ, हम रेस कहाँ लगाएंगे? शर्त तय होने के बाद भार्गव सीधे बोला, मैंने सुना है कि जियांगडू शहर में एक एस क्लास रेसिंग ट्रैक है, विकास क्षेत्र के बाहर मित्सुई नंबर 7 वायाडक्ट पर। चलो वहीं रेस लगाते हैं। नित्यानहाव की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। हालांकि इस ट्रैक को एस क्लास कहा जाता था, लेकिन यह वास्तव में सुपर एस क्लास था। 13 खतरनाक मोड़ों का आतंक आम लोगों के बस की बात नहीं थी। इसके अलावा अगर वहां रेस के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती तो कोई इसके बारे में बात नहीं करता। पेशेवर रेसर अक्सर वहां घायल या मारे जाते थे, भार्गव की तो बात ही छोड़ो। हालांकि नित्यानहाव द्वारा चुने गए ट्रैक के बारे में सुनकर भार्गव और गौरव दोनों के चेहरे पर बेहद अजीब भाव आ गए, मानो वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन गौरव को कैसे पता न हो? क्या भार्गव के साथ उसकी पहली टक्कर वही नहीं हुई थी? वह अद्भुत ड्राइविंग कौशल तो पहले कभी नहीं देखा गया था। नित्यानहाव, भले ही वो हुआशिया का नंबर 1 फॉर्मूला रेसर था, गौरव को पूरा भरोसा था कि भार्गव ही जीतेगा। इसके बाद समूह तुरंत मैदान बदलकर मित्सुई नंबर 7 वॉइडक्ट की ओर दौड़ पड़ा ताकि रेस की तैयारी कर सके। इस हंगामे के चलते इन बड़े व्यापारियों की भोज में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। भोज तो हर साल होते हैं, लेकिन ऐसा नाटकीय दृश्य शायद ही कभी देखने को मिलता है। इसलिए सभी लोग एक साथ उनके पीछे चल दिए। इससे भोज आयोजक अवाक रह गया और उसके बाद होने वाली चैरिटी नीलामी भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जियांगडू शहर के विकास क्षेत्र के बाहर मित्सुई नंबर 7 ओवरपास पर इस समय सुपरकार और लग्जरी कारों का एक समूह पहुंचा। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि आमतौर पर यहां आने वाले लोग पंक या बाइकर स्टाइल के कपड़े पहने स्ट्रीट रेसर होते थे, लेकिन अब तोंद निकले हुए, मोटी कमर और गोल टांगों वाले अधेड़ उम्र के अंकल लोगों का एक समूह आया, जिसने इलाके का नज़ारा अनोखा बना दिया। हम प्रवेश द्वार ए से शुरू करेंगे। जो भी इस ओवरपास को सबसे पहले पार करेगा वह जीतेगा, नित्यानहाव ने कहा। कोई दिक्कत नहीं, भार्गव ने जवाब दिया। भले ही आप मैक्लारेन चला रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए यह मेरी फरारी को नहीं हरा सकती। नित्यानहाव ने अकड़कर कहा।
हालांकि उसकी कार मैक्लारेन जितनी महंगी नहीं थी, लेकिन उसने उसमें काफ़ी बदलाव करवाए थे, जिससे उसकी कुल कीमत मैक्लारेन से भी ज़्यादा हो गई थी। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वह सीधे अपने माता द्वारा चलाई जा रही दूसरी स्पोर्ट्स कार एक GTR में बैठ गया। मैं इस कार से तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगा। नित्यानहाउ को अपनी रेसिंग क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। आखिर शिया काउंटी में अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मूला रेस में नंबर 1 का उनका रिकॉर्ड सिर्फ दिखावा नहीं था। जब गौरव ने बार बार नित्यानहाउ के दबाव को ठुकराया तो उन्होंने एक बार कहा था, जब तक तुम मुझे रेस में नहीं हरा देती मैं तुम्हारे सामने दोबारा नहीं आऊंगा। इसी वजह से गौरव रेसिंग का कड़ा अभ्यास करती थी। हालांकि उसकी कुशलता नित्यानहाउ से कहीं कम थी, फिर भी उसे बाहर एक दुर्लभ विशेषज्ञ माना जाता था। हालांकि अपने सामने का दृश्य देखकर गौरव थोड़ी भावुक हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार ऐसी ही शर्त में भार्गव उसकी तरफ से जीत हासिल करेगा। तो मैं इस कार से ही रेस लगाऊंगा। ये देखकर कि नित्यानहाउ उसकी ड्राइविंग क्षमताओं को कमतर समझता है, भार्गव ने उसे हराने का फैसला कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं दे सकता था। तुम GTR चुनो तो मैं 86 चुनूंगा। प्रतिद्वंद्वी के सबसे मजबूत क्षेत्र को चुनकर और उसे कुचलकर ही वे सचमुच कभी सिर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी तुच्छता और शक्तिहीनता का एहसास हो जाएगा। भार्गव को 86 चुनते देख सब लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। अरे, GTR से रेस करने के लिए 86 का इस्तेमाल कर रहा है, वह क्या सोच रहा है? ताकत तो उसका मुकाबला ही नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, वह शुरुआत में ही हार जाएगा और नित्यानहाउ एक पेशेवर रेसर है। भार्गव की व्यावसायिक उपलब्धियां इतनी ऊंची हैं, वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है। क्या आपने गौर किया कि ये दृश्य जाना पहचाना सा लगता है? अब जब आपने कहा तो सच में लगता है। क्या ये इनिशियल डी का रेसिंग वाला हिस्सा नहीं है? सच में, हे भगवान, जितना इसके बारे में सोचते हो उतना ही डरावना लगता है। वही कार, वही ट्रैक। जी हाँ, कहा जाता है कि यह नंबर 7 ओवरपास ट्रैक इनिशियल डी के एक फैन ने डिज़ाइन और बनाया है। बसेकीना के मूल ट्रिपल हेयरपिन टर्न को 13 खतरनाक मोड़ों में बदल दिया गया है। इतना ही नहीं, ये 13 खतरनाक मोड़ एनीमे के ट्रिपल हेयरपिन टर्न से भी ज्यादा सनकरे हैं। अगर ताकुमी फुजिवारा किसी के शरीर में प्रवेश कर भी ले तो भी शायद वो इस तरह गाड़ी नहीं चला पाएगा, इसीलिए इस जगह को सुपर एस क्लास ट्रैक कहा जाता है। देखने आए लोग जोश में बातें करने लगे। प्रणव, जो खुद 86 नंबर कार का मालिक है, बहुत ज्यादा उत्साहित था। जी हाँ, ये कार वाकई प्रणव की है, जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। इतना बड़ा बॉस सच में ये कार चलाता है। दरअसल वह इनिशियल डी का भी बहुत बड़ा फैन था, ताकुमी फुजिवारा की टोफू की दुकान वाली 86 का दीवाना। इसीलिए उसने एक कार खरीदी और उसे मॉडिफाई करवाया। कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर लगभग एनीमे वाली 86 जैसा ही बनाया गया था। लेकिन उसके पास ताकुमी फुजिवारा जैसी ड्राइविंग स्किल्स नहीं थी, वह बस रोजाना मजे के लिए कार चलाता था। अब उसके पास एक क्लासिक कार को फिर से बनाने का मौका था, 86 बनाम GTR। हालांकि उत्साहित होने के साथ साथ वह बहुत चिंतित भी था। उसके बॉस का बैकग्राउंड और ताकत भले ही बहुत रहस्यमयी थी, लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि उसकी रेसिंग स्किल्स कैसी हैं। अगर उसकी प्यारी 86 का एक्सीडेंट हो गया तो तब वह रोने के लिए कहाँ जाएगा? नित्यानहाउ बार बार ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने कम लेवल की कार इसलिए चुनी क्योंकि उसमें वाकई ड्राइविंग स्किल थी। लेकिन इस भार्गव ने तो 86 ही चुन ली, जिसमें GTR से कहीं कम पावर थी। क्या वह दिखावा करना चाहता था? कुछ लोग दिखावा करने के चक्कर में बेवकूफ़ मत बनो, ये तो त्रासदी होगी। व्यंग्य भरे इस बयान के बाद नित्यानहाउ कार में बैठ गया। अगर तुम मौत को दावत देना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। भार्गव ने कुछ नहीं कहा, बस चिंतित और दुखी दिख रहे पान दाहाई के कंधे पर हाथ फेरा, फिर कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया। दोनों अपनी अपनी कारें लेकर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे और रेस शुरू होने से पहले ट्रैक मॉनिटरिंग ब्रॉडकास्टर्स के तैनात होने का इंतजार किया। आदेश मिलते ही दोनों कारें तेजी से चल पड़ीं। जैसा कि उम्मीद थी, स्टार्टिंग पावर के मामले में 86 GTR से कहीं कमजोर थी। शुरुआत से ही 86 काफी पीछे रह गई। हालांकि भार्गव को कोई चिंता नहीं थी। इस ट्रैक को घुमावों का बादशाह कहा जा सकता है। कुछ ही ऐसे हिस्से थे जहां सीधी लाइन में गाड़ी चलाई जा सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो इन अधेड़ उम्र के पुरुषों और महिलाओं को अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई हों। वयस्कों के एक समूह ने उत्साहपूर्वक जयकारे लगाए। किसी को भी ये पता नहीं था कि ये लोग असल में विभिन्न उद्योगों के दिग्गज व्यवसायी थे। अपने रियरव्यू मिरर में 86 को दूर जाते देख नित्यानहाउ के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। अपनी कुशलता के साथ तुम अब भी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? जाओ धूल चाटो। ऐसा लग रहा था मानो पिछली दावत की सारी दबी हुई निराशा और शिकायतें इस पल निकल रही हों। उसने अपना दाहिना पैर एक्सीलरेटर पर जोर से दबाया और GTR ने एक सुंदर चाप बनाते हुए पहले मोड़ को तुरंत पार कर लिया।
इस ट्रैक पर मोड़ फिनिश लाइन के करीब आते आते और तीखे हो जाते थे, इसलिए नीतियानहाओ की कुशलता के कारण शुरुआती कुछ मोड़ों पर वह पूरी गति से मुड़ सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, 86 अभी भी GTR का मुकाबला नहीं कर सकती। ये भार्गव जल्दबाजी में था। एक पेशेवर ड्राइवर से मुकाबला करते हुए उसने एक कमजोर कार चुन ली। एक गलत अनुमान। भीड़ की चर्चाएं सुनकर और प्रसारण स्क्रीन पर 86 नंबर की कार को काफी पीछे देखकर प्रणव और बाकी लोग भी बेहद चिंतित थे। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी, भार्गव बिना किसी चिंता के आराम से पीछे पीछे चल रहा था। ची, अचानक दूर से टायरों की तेज आवाज सुनकर उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। लगता है वो 5वें मोड़ पर पहुंच गया है। अब मेरी बारी है। बोलते ही उसने तुरंत एक्सीलरेटर दबा दिया। कार की गति आसमान छू गई और जैसे तीर धनुष की डोरी से छूटता है, वैसे ही वो लगातार हम दोनों के बीच की दूरी कम करती चली गई। 2 और मोड़ों के बाद आराम से चल रहे नीतियानहाओ को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसके पीछे हवा की आवाज दूर से पास आती जा रही थी और उसके रियरव्यू मिरर में एक काला बिंदु लगातार बड़ा होता जा रहा था। हे भगवान, उसने मुझे पकड़ लिया। इससे नीतियानहाओ चौंक गया। हालांकि उसने काफी दूरी बना ली थी, लेकिन उसने एक्सीलरेटर पूरी तरह से नहीं दबाया था। लेकिन मन ही मन उसने ये रेस जीत ली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि 7वें मोड़ पर पहुंचते ही भार्गव ने 86 को पकड़ लिया होगा। ये कैसे हो सकता है? अगर GTR को 86 ने पकड़ लिया तो वो अपना चेहरा कहाँ रखेगा? इसलिए उसने फिर से एक्सीलरेटर पर अपना दायां पैर जोर से दबाया और रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई। पल भर में ही उसने 86 से फिर से दूरी बना ली। लेकिन अब बुरा सपना शुरू हो गया था। हर मोड़ पार करते ही 86 फिर से पकड़ में आ जाती, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। नीतियानहाओ को सबसे ज्यादा डर इस बात से लगा कि जब वो 10वें मोड़ को पार करने वाला था तो 86 लगभग उसे ओवरटेक करने ही वाली थी, जिससे उसके पसीने छूट गए। एक रेसर होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से इनिशियल डी देखी थी। उन दृश्यों को देखकर उसे लगा जैसे वे दोनों उस क्लासिक द्वंद्व को फिर से दोहरा रहे हों। नीतियानहाओ ऐसा नहीं चाहता था। मूल कहानी में GTR हार गई थी। चीजें अक्सर इच्छा के अनुसार नहीं होती। कभी कभी जिस परिणाम से आप सबसे ज्यादा डरते हैं वही आपको मिल जाता है। और सच में, जैसे ही वे 13वें मोड़ पर 13 डेडली टर्न्स में प्रवेश करने वाले थे, 86 ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। क्योंकि उस तेज मोड़ के दौरान नीतियानहाओ भी कार को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह भार्गव को रोक नहीं पाया। स्विश टिल्डर एक साइड स्टेप के साथ 86 ने उसे ओवरटेक कर लिया। नहीं, नीतियानहाओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि भार्गव उसे पीछे छोड़ देगा। ये कैसे संभव था? 13 खतरनाक मोड़ बिल्कुल सामने थे। एक बार भार्गव उसे पीछे छोड़कर मोड़ में पहले प्रवेश कर गया तो उसे फिर से पार करना बेहद मुश्किल होगा। मैं जोखिम उठाऊंगा। नीतियानहाओ ने दांत पीसते हुए बायां पैर क्लच पर और दायां पैर एक्सीलरेटर पर रखा और दाहिने हाथ से कई बार तेजी से गियर बदले। वूम टिल्डर GTR ने शानदार एस ड्रिफ्ट किया, तुरंत रफ्तार पकड़ी और आगे बढ़ गई। उसका अगला हिस्सा एक बार फिर आगे निकल गया। वूश टिल्डर पल भर में GTR सीधे 13 खतरनाक मोड़ों में घुस गई और नीतियानहाओ के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। अंदर घुसते ही सड़क सनकरी और मोड़ और भी तीखे हो गए। उसकी कुशलता के बावजूद यहां ओवरटेक करना बेहद मुश्किल होगा। अब तो हो गया। प्रणव और बाकी लोग भार्गव को एक शानदार ओवरटेक करते देख खुशी से झूमने ही वाले थे, लेकिन अगले ही पल नीतियानहाओ ने पलटवार करते हुए उसे ओवरटेक किया और 13 खतरनाक मोड़ों के चेक पॉइंट पर सबसे पहले पहुंच गया, जिससे उनका उत्साह एकदम पस्त हो गया। वे जानते थे कि एक बार कोई इस चेक पॉइंट पर पहले पहुंच जाए तो बाद में ओवरटेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि नीतियानहाओ एक पेशेवर टॉप रेसर था। गौरव भी निराश थी। हालांकि वह जानती थी कि भार्गव एक बेहतरीन ड्राइवर है। पिछली बार वह चेक पॉइंट में प्रवेश करने से पहले ही ओवरटेक कर पाया था। देखो, तभी अचानक किसी ने चिल्लाया। सबने ऊपर देखा और भार्गव को 86 चलाते हुए एक ऐसे कोण से जबरदस्त लेटर ड्रिफ्ट करते देखा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और उसने बिजली की गति से GTR को फिर से ओवरटेक कर लिया। 86 की टेललाइट्स ने एक खूबसूरत चाप बनाया, मानो पीछे चल रही GTR को रेस जीतने की घोषणा कर रही हो, और एक बार फिर बढ़त बना ली। असंभव। नीतियानहाओ की आंखें गुस्से से फट रही थीं। वह अपने सामने के परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। ड्रिफ्ट करना मुश्किल नहीं था। नीतियानहाओ तो 13 खतरनाक मोड़ों पर भी ड्रिफ्ट कर सकता था, लेकिन उसकी कार आगे रास्ता रोक रही थी। ट्रैक बहुत संकरा था, जिस पर केवल 2 कारें ही साथ साथ चल सकती थीं। ऐसे माहौल में केवल एक कार की चौड़ाई जितनी जगह में ओवरटेक करना पहले से ही मुश्किल था, जिसके लिए गति और दूरी पर बेहद सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी। फिर भी भार्गव ने न केवल उसे ओवरटेक किया, बल्कि तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण बड़े स्पैन वाले लेटर ड्रिफ्ट का उपयोग करके ऐसा किया। ये सचमुच चमत्कार था। यह आ गया। ये दृश्य देखकर प्रणव एक बच्चे की तरह उत्साह से उछल पड़ा। बड़े स्पैन वाला एक्सट्रीम ड्रिफ्ट इनिशियल डी स्टाइल में बिल्कुल वैसा ही था। बॉस कमाल के हैं। बॉस ताकतवर हैं।
बॉस, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वह जोश में चिल्लाया, अपना आपा पूरी तरह खो बैठा। इस समय वह उस पुराने शातिर आदमी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जिसने कानूनी और गैर कानूनी दोनों दुनियाओं पर राज किया था। हर कोई आह भरे बिना नहीं रह सका, यह महसूस करते हुए कि बड़े बड़े लोगों का भी एक प्यारा सा पहलू होता है। ट्रैक पर नीत्यानहाओ की आंखें खतरनाक हो गईं, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो। बस टिल्डर, धमाकेदार हवा के झोंकों की आवाज़ गूंजी। जीटीआर की गति अचानक बढ़ गई और वह तेजी से मोड़ ले रही 86 के पीछे की ओर बढ़ने लगा। हम अपने रियरव्यू मिरर में कुछ असामान्य देखकर भार्गव की आंखें भी ठंडी हो गईं। क्लच छोड़ते हुए, गति बढ़ाते हुए, गियर बदलते हुए और हैंडब्रेक ड्रिफ्ट करते हुए, सब कुछ एक ही सहज गति में। एक असाधारण डबल एस ड्रिफ्ट ने आसानी से अपने पीछे वाली कार को चकमा दे दिया। बैंग टिल्डर टिल्डर, किसी चीज से न टकराते हुए नीत्यानहाओ ने घबराकर स्टीयरिंग व्हील को पीछे की ओर घुमाया, फुट ब्रेक और हैंड ब्रेक दोनों का इस्तेमाल किया, लेकिन कार बहुत तेज थी और वे 13 खतरनाक मोड़ों पर थे। जीटीआर पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठी, एलिवेटेड गार्डरेल को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। नहीं, बूम टिल्डर टिल्डर टिल्डर, चीखों के बीच जीटीआर एलिवेटेड हाईवे से नीचे गिरी, तुरंत फट गई और भयंकर आग में जल उठी। हे भगवान, हर कोई भयभीत था, यह उनकी जान को खतरे में डाल रहा था। क्योंकि पूरी घटना का लाइव प्रसारण हो रहा था, सभी ने पिछला दृश्य देखा था। ये स्पष्ट था कि नीत्यानहाओ खुद को भार्गव से आगे निकलते देख उसे जानबूझकर टक्कर मारना चाहता था। कौन जानता था कि भार्गव का ड्राइविंग कौशल चमत्कारिक था। उसने पल भर में टक्कर से खुद को बचा लिया, जिससे नीत्यानहाओ को अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ा। उसे यही मिलना चाहिए था। वह कमीना तो बस अपनी मौत को दावत दे रहा था। नीत्यानहाओ की मौत पर किसी को दया या अफसोस नहीं हुआ। इसके विपरीत उन्हें लगा कि वह मरने लायक ही था, जिससे पता चलता है कि नीत्यानहाओ का सामान्य व्यवहार कितना बुरा था। डिंग, होस्ट के प्रति गौरव की अनुकूलता 100% हो गई है। इनाम, फ्लैश सेल आइटम का एक मौका। डिंग, आइटम लिस्ट हो गया है। कृपया तय करें कि आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। होस्ट, हम 100% अनुकूलता, इसका क्या मतलब है? भार्गव नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनकर हैरान रह गया। क्या 100% का मतलब था कि वह लड़की उस पर फिदा हो गई थी? 100% अनुकूलता का मतलब है कि होस्ट उसके साथ जो चाहे कर सकता है। अचानक सिस्टम ने ये लाइन बोल दी, जिससे भार्गव ने आंखें घुमाई। सिस्टम, तुम गंदे हो। सोचते ही लिस्ट किया गया आइटम दिखाई दिया। आइटम, ज़िकियांग लॉ फर्म। कीमत, 1 युआन। ज़िकियांग लॉ फर्म। भार्गव ने ऑनलाइन खोज की। जांच करने से पहले उसे पता नहीं था और जांच करने पर वह चौंक गया। यह ज़िकियांग लॉ फर्म देश भर में नंबर 1 और विश्व स्तर पर शीर्ष 10 में से एक निकली। उन्होंने आज तक कोई मुकदमा नहीं हारा था। इसके अलावा उनका संचालन केवल ज़िया काउंटी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ था। इस लॉ फर्म की फीस बहुत अधिक थी, अक्सर करोड़ों में और कई मामलों में तो करोड़ों से भी अधिक खर्च होते थे। फिर भी विभिन्न देशों में इसकी मांग थी। ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई मुकदमा नहीं था जिसे उनकी फर्म न जीत सके। बुरा नहीं, इस लॉ फर्म के साथ मैं भविष्य में बहुत सारी परेशानियों से बच सकता हूँ। इसके अलावा अब मेरे व्यवसाय भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इन व्यवसायों की आंतरिक कानूनी टीमें ज़्यादातर लापरवाही बरत रही हैं। अब समय आ गया है कि सब कुछ केंद्रीय रूप से प्रबंधित करने के लिए एक अच्छी लॉ फर्म खोजी जाए। भार्गव, इससे परेशानी हो सकती है। नीत्यानहाओ का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पिता इसे भूलने को तैयार नहीं हैं। गौरव के पास लौटते समय उसने देखा कि गौरव दौड़कर आए और घबराकर बोली, डरने की क्या बात है? उसने खुद ही ये मुसीबत मोल ली है। इससे हमारा क्या लेना देना? चलो चलते हैं। समय आने पर हम इस मामले को सुलझा लेंगे। प्रणव और बाकी लोगों को यह निर्देश देने के बाद कि वह जल्द ही उनकी कंपनियों के लिए नए कानूनी स्टाफ का इंतजाम करेगा, वह गौरव को वापस ले गया। इसी बीच मोदू में नी ग्रुप के मुख्यालय में, शियाओटियन, तुम्हें हमारे बेटे का बदला लेना होगा। इस समय नीत्यानहाओ की मां जू हुयिंग अपने पति नी शियाओटियन पर चिल्लाते हुए फूट फूट कर रो रही थी। बेटे को खोने का दर्द उसे लगभग तोड़ चुका था। बदला लेना ही होगा, लेकिन अभी नहीं, नी शियाओटियन ने कड़वाहट से कहा। उनका बेटा जीवन के अंतिम पड़ाव में हुआ था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नीत्यानहाओ से बहुत प्यार करते थे। अचानक अपने प्यारे बेटे की कार दुर्घटना में मौत की खबर सुनकर दोनों शोक और आक्रोश से भर गए। हालांकि जब उसे घटनाक्रम समझ में आया तो चाहे उसके मन में कितनी भी नफरत क्यों न हो, उसे खुद को रोकना पड़ा। पहली बात, उन्हें मिले वीडियो सबूत के अनुसार उसके बेटे ने दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया और उसका बेटा एलिवेटेड रोड से गिरकर मर गया। अगर यह बात बाहर आ जाती तो इसे कर्मों का फल माना जाता, जिसका भार्गव से कोई लेना देना नहीं होता। बेहतर होता अगर भार्गव उनसे स्पष्टीकरण मांगने न आता। दूसरी बात, अचानक सामने आया ये भार्गव इतना युवा था, फिर भी वह इतने सारे व्यवसायों को नियंत्रित करता था और उसकी ताकत तो उनके नी ग्रुप से भी कहीं ज्यादा थी।
इस स्तर के दुश्मन से बदला लेना उनके लिए आसान नहीं था। अभी नहीं, तो फिर कब? हम हाओ एर को पछतावे के साथ मरने नहीं दे सकते। तुम्हें क्या पता, काश मैं भार्गव के अभी टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन वह इतना आसान नहीं है। मुझे जियांग के श्री लियू से संपर्क करना होगा और उनकी मदद मांगनी होगी, तभी मैं आश्वस्त हो पाऊंगा। जियांग का लियू परिवार एक शक्तिशाली परिवार है, जिसकी विरासत सैकड़ों वर्षों पुरानी है और जिसके पास अरबों की संपत्ति है, जो नी परिवार की संपत्ति से कई गुना अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका परिवार कई प्रभावशाली और असाधारण लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर वह उनकी मदद मांगता है तो भले ही भार्गव के पास अरबों की संपत्ति हो, लियू परिवार के सामने उसका कोई महत्व नहीं होगा। उसे कुछ दिन इधर उधर भटकने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा, इधर उधर घूमना बंद करो, ठीक है। दिन बीतते गए और नी समूह ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था। दूसरी ओर गौरव और भी चिंतित हो गया। वाकई ये लड़की पिछले कुछ दिनों से हर रोज भार्गव के घर दौड़कर आ रही थी, एक जगह बैठ ही नहीं पा रही थी। नी शियातियान और उनकी पत्नी को बुढ़ापे में एक बेटा हुआ था और वे नी तियानहाओ को बहुत लाड़ प्यार करते थे, इसीलिए वह इतना घमंडी, अभिमानी और खुद को बहुत बड़ा समझने वाला था। अब जब नी तियानहाओ मर गया है तो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। ये बहुत ही असामान्य है। शायद वे मुझसे डरते हैं। मैं काफी ताकतवर हूं, तुम्हें पता है। भार्गव ने बेपरवाही से मजाक किया। इतना घमंड मत करो। अगर वे डर रहे हैं तो वे बूढ़े मास्टर किन और बूढ़े मास्टर लिन से डर रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं है। बाहरी दुनिया को तुम्हारे और उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं है, इसलिए उसे भी नहीं पता होना चाहिए। संक्षेप में, मुझे लगता है कि यह तूफान से पहले की शांति है। तुम्हें इन दिनों बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, मैं समझ गया। जो चाहो कहो, लेकिन क्या तुम कृपया टीवी देखने में मेरी राह नहीं रोकोगे? देखो देखो देखो, इस औरत में ऐसा क्या खास है? तुम कई दिनों से यह चैनल देख रहे हो। क्या तुम्हें इस औरत में दिलचस्पी है? पिछले कुछ दिनों से भार्गव हर दिन इसी समय इस चैनल पर एक वैरायटी शो देखता था, और अगर ध्यान से देखा जाए तो शो में बेहतरीन गायन और नृत्य कौशल वाली वह असाधारण महिला कोई और नहीं बल्कि भार्गव की हाई स्कूल की सहपाठी लक्ष्मी थी। ली हेंगली के मामले में लक्ष्मी की मदद करने के बाद कंपनी को भार्गव के साथ लक्ष्मी के रिश्ते के बारे में भी पता चला और स्वाभाविक रूप से उन्होंने लक्ष्मी का जोरदार प्रचार किया। लक्ष्मी की अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ साथ वह कुछ ही दिनों में लोकप्रिय हो गई। अब उसकी मधुर आवाज के कारण उसके कई प्रशंसक बन गए थे और वह अक्सर इस चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों में दिखाई देती थी। वह मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है। अरे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम सच में खुद को मेरी प्रेमिका समझती हो? क्या तुम सब कुछ संभालना चाहती हो? भार्गव ने आंखें घुमाते हुए कहा। कुछ दिन पहले भोज वाली घटना के बाद से इस लड़की का उसके प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया था। पहले दबंग रहने वाली लड़की अब अक्सर नखरे दिखाती और उससे चिपकी रहती थी। इतना ही नहीं, वह हमेशा उसके घर छोटी सी टैंक टॉप और हॉट पैंट पहनकर आती थी। क्या वह बहुत ज्यादा भरोसा कर रही थी, या वह उसे एक पुरुष के रूप में नहीं देखती थी? आखिरकार वह जोश से भरी उम्र में था। ये लड़की खूबसूरत और मोहक दोनों थी और वह हर दिन बहुत कम कपड़े पहनकर आती थी, अपने लंबे पैर और सुडौल नितंब उसके सामने दिखाती थी। क्या उसे डर नहीं था कि कहीं वह एक दिन अपना आपा न खो दे? साथ ही जैसे ही वह कुछ और महिलाओं को देखता, उसे हमेशा लगता था कि यह लड़की तुरंत ईर्ष्या करने लगेगी। अब तो वह टीवी पर लक्ष्मी से भी मुकाबला कर रही थी। दावत में इतना दिखावा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? अब मेरे माता पिता मुझे हर दिन तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए वापस लाने के लिए कह रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? मैं कहता हूँ, तुम मुझसे मुफ्त का फायदा उठाना चाहते हो, है ना? क्या इस युवती को पाने की चाह रखने वाले बहुत से लोग हैं? अगर कोई इस युवती को हर दिन आपकी सेवा करते और आपके साथ रहते हुए देखे तो वे ईर्ष्या से इतने भर जाएंगे कि इसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। क्या तुम सच में शिकायत कर रहे हो? तुम मेरी सेवा कर रहे हो? मुझे लगता है मैं तुम्हारी ही सेवा कर रहा हूँ, है ना? रोज यहाँ मुफ्त में खाना पीना खाने आते हो। छोटे भाई, मैं यहाँ मुफ्त में खाना खाने आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, आज तुमने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। उसी क्षण बूढ़े किन की तेज आवाज दरवाजे के बाहर से आई और पल भर में वह अंदर भागते हुए दिखाई दिए। टिल्डर, एक और मुफ्तखोर। भार्गव बूढ़े आदमी और उस युवती को देखकर अवाक रह गया। कुछ दिन पहले सिस्टम मॉल ने चाइनीज मास्टर शेफ नाम का एक उत्पाद लॉन्च किया था। भार्गव ने क्षणिक रुचि के चलते खाने से भरी एक मेज सजाई और बूढ़े मास्टर किन और गौरव को चखने के लिए आमंत्रित किया। नतीजा असाधारण था, उन्हें इसकी लत लग गई। इसलिए जब भी भार्गव घर पर होता, वे उसे खाना बनाने के लिए परेशान करते। जैसे ही खाने का समय होता, ये दोनों आ जाते। लेकिन सोचो, सिस्टम द्वारा बनाया गया कोई भी सामान खराब कैसे हो सकता है? भार्गव ने उस समय की अपनी जल्दबाजी को ही दोषी ठहराया, उन्हें व्यंजन चखने नहीं देना चाहिए था। रात के 12 बजे
मैंने कहा, बुराकिन तो घर चला गया है, तुम अभी तक क्यों नहीं जा रही हो? मैं इस एपिसोड के खत्म होने के बाद जाऊंगी। मुझे इतनी जल्दी क्यों है? गौरव ने आलू के चिप्स का पैकेट पकड़े हुए खाते हुए और टीवी देखते हुए कहा। भार्गव ने टीवी पर नजर डाली और अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। वह तो कार्टून भी इतने चाव से देख सकती है। अरे, कल कहीं घूमने चलें। तुम्हें क्या लगता है हमें कहाँ जाना चाहिए? गौरव ने आलू के चिप्स खाते हुए और एनीमे देखते हुए पूछा। अचानक सिस्टम की सूचना की आवाज आई। डिंग, आइटम रिफ्रेश हो गए हैं। कृपया जांच लें कि खरीदना है या नहीं। होस्ट, आइटम तियानलॉन क्लब, कीमत 1 युआन। तियानलॉन क्लब। भार्गव ने बुदबुदाया। क्या, तियानलॉन क्लब? वाह, मैंने बहुत दिनों से टेनिस नहीं खेला, चलो वहीं चलते हैं। चूंकि दोनों बहुत पास बैठे थे, गौरव ने भार्गव की धीमी आवाज को गलती से उसकी राय समझ लिया और तुरंत मान गया, जिससे भार्गव ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन सोचने पर यह बुरा नहीं था। उसने बहुत दिनों से व्यायाम नहीं किया था, इसलिए टेनिस खेलना अच्छा विचार था। उसे कॉलेज के दिनों में टेनिस खेलने की याद आ गई और उसे इसकी थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। यह उसके तियानलॉन क्लब को देखने का भी एक अच्छा मौका था। ठीक है, तो हम कल टेनिस खेलेंगे। अगली दोपहर भार्गव गौरव को तियानलॉन क्लब ले गया। ये जगह वर्तमान में जियांगडू शहर का सबसे व्यापक और आलीशान स्पोर्ट्स क्लब था। इसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, गोल्फ, तैराकी आदि सभी खेल शामिल थे। दोनों ने सीधे एक वीआईपी कमरा लिया और टेनिस खेलना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम टेनिस में इतनी अच्छी हो। मजाक कर रहे हो? ये छोटी बच्ची स्कूल टीम में खेलती थी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कितना अच्छा खेलता हूँ। गेंद पर नजर रखो। वो सच में टेनिस में बहुत अच्छी थी। भार्गव उसे हरा नहीं पाया। जाहिर है, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने शरीर पर नियंत्रण रख रहा था। वरना ग्रेट मसल स्ट्रेंथनिंग पिल और टाइप आर विजडम पोशन के असर से उसकी शारीरिक सहनशक्ति, गति और निर्णय लेने की क्षमता आम लोगों से कहीं बेहतर होती। सच में, अगर भार्गव चाहता तो ओलंपिक ऑल अराउंड चैंपियनशिप जीतना बेहद आसान होता। लेकिन इस लड़की के साथ खेलते हुए उसे बस खुद पर नियंत्रण रखना था ताकि वो एक आम इंसान लगे। वीआईपी कोर्ट के बाहर जहां भार्गव और गौरव थे। मैनेजर झाओ, हमारा वीआईपी कमरा अभी भी क्यों भरा हुआ है? बहन झांग, मुझे पता नहीं था कि आप आ जा रही हैं, इसलिए ये प्राइवेट कमरा किराए पर दिया गया है। मैनेजर झाओ मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन मन ही मन कुछ बुदबुदा रहे थे। ये वीआईपी कमरा आपने न तो खरीदा है और न ही लंबे समय के लिए किराए पर लिया है। अगर कोई आता है तो उसे खाली कमरा दे दिया जाएगा। क्या उसे व्यापार नहीं करना चाहिए? ये तो एक अजीब संयोग था। वैसे तो वीआईपी क्षेत्र में ज्यादा कमरे नहीं थे और आमतौर पर उनका इस्तेमाल भी कम ही होता था। लेकिन किसी वजह से आज सारे वीआईपी कमरे किराए पर दिए गए थे। और यह बहन झांग ने पहले से बुकिंग नहीं कराई थी और देर से आई थी, इसलिए सारे वीआईपी कमरे बुक हो चुके थे। तो फिर कोई रास्ता निकालो। हमारी दयायुवान को आज इसका इस्तेमाल करना ही है। तो फिर आप थोड़ी देर लाउंज में इंतजार क्यों नहीं कर लेते? कोई न कोई जल्द ही काम खत्म कर लेगा और मैं आपके लिए सीधे इंतजाम कर दूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे दयायुवान के पास इतना समय नहीं है इंतजार करने का। आ जाना तो हमारे दयायुवान की नई फिल्म के लिए तैयारी करने और जगह से परिचित होने के लिए भी है। आप जानते हैं, हमारे दयायुवान की वजह से ही क्रू को आपकी जगह मिल पा रही है। जी हाँ, इसके लिए हमें भाई दयायुवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। बस इतना जान लीजिए, जाए और जल्दी से कोई हल निकालिए। आप नहीं चाहते कि मैं इतनी छोटी सी बात के लिए आपके उपाध्यक्ष गु को बुलाऊं, है ना? बहन झांग ने फ्राउनिंग हुए कहा। बहन झांग जिस दयायुवान की बात कर रही थी, वह उनके बगल में खड़ा प्यारा सा आदमी था, जिसने बेसबॉल कैप और बड़े सनग्लास पहने थे, जिसकी लंबाई 173 सेंटीमीटर थी। टोंग दयायुवान, प्रिंस ऑफ टेनिस के एनीमे किरदार से मिलते जुलते प्यारे चेहरे के साथ उसने तुरंत 3 करोड़ से ज्यादा प्रशंसक बना लिए थे। इसी वजह से और उनकी अपार लोकप्रियता के कारण स्टारशाइन के एक निर्देशक ने उन पर ध्यान दिया और उन्हें टेनिस के राजकुमार के रूप में लाइव एक्शन फिल्म में लेने की योजना बनाई। प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू होने ही वाली थी और वे पहले जगह का जायजा लेने आए थे। तो बहन झांग, कृपया एक पल रुकिए, मैं पहले अंदर मौजूद मेहमानों से बात कर लेता हूँ। जल्दी कीजिए। बहन झांग थोड़ी अधीर थीं। नमस्कार महोदय, मैं तियानलॉन क्लब का प्रबंधक झाओ तियांडे हूँ। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? क्या बात है? झाओ तियांडे को अचानक पास आते देख भार्गव ने पूछा। बात यह है, आप जिस कमरे में हैं वह हमारे एक वीआईपी ग्राहक का अक्सर इस्तेमाल होने वाला कमरा है। संयोग से वह आज यहाँ हैं, इसलिए वह आपसे पूछना चाहती हैं कि क्या आप उनके लिए ये कमरा छोड़ सकते हैं। मैं आपके लिए दूसरा कमरा उपलब्ध करा दूंगा, हालांकि वह वीआईपी कमरा नहीं होगा। बेशक, आपको पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, इसलिए आज का दिन खाली रहेगा। झाओ तियांडे ने थोड़ा असहज होकर हाथ मलते हुए पूछा।
हमारा खेल लगभग खत्म हो चुका है, बस उनसे थोड़ा इंतजार करने को कह दीजिए। ये देखकर गौरव ने पहले बात की। वे काफ़ी देर से खेल रहे थे और कुछ और सेट के बाद वे चले जाएंगे। इंतजार, हमारा समय बहुत कीमती है। ऐसा क्यों नहीं करते? मैं आज आपके खर्चे तो चुकाऊंगा ही, साथ ही आपको 500 रुपये अतिरिक्त भी दूंगा। कृपया कोर्ट हमें तुरंत लौटा दीजिए। कुछ देर बाद बहन झांक टोंग दयायुवान के साथ अंदर आई। उनका चेहरा अधीर लग रहा था। इतना कहते ही उन्होंने सीधे 500 रुपये निकाले और गौरव के बगल वाली मेज पर फेंक दिए। पैसे मिलने से तुम इतने महान बन गए हो? बहन झांक की इस हरकत पर गौरव को हंसी आ गई। क्या इस महिला ने सचमुच उस पर पैसे लुटाए? हाँ, पैसा होना वाकई बहुत बढ़िया बात है, बहन झांग ने घमंड से कहा। आने से पहले उन्होंने रिसेप्शन के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड भी चेक कर लिए थे। इन दोनों ने सिर्फ 1 घंटे के लिए बुकिंग की थी। वीआईपी कमरों में खेलने आने वाले लोग आमतौर पर आधे दिन या पूरे दिन के लिए बुकिंग करते हैं। जो लोग सिर्फ 1 घंटे के लिए बुकिंग करते हैं वे ज़्यादातर आम लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन वे एक शाही अनुभव लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बिना किसी शिष्टाचार के और भी ज़्यादा घमंड से बात की। लगता है आपके पास बहुत पैसा है। इस पर भार्गव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। इस सिद्धांत के आधार पर कि एक अच्छा आदमी महिलाओं से बहस नहीं करता, वह शुरू में केवल देख रहा था, लेकिन इस महिला के अहंकार और दबंग रवैये को देखकर वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। बहन झांक, बहस बंद करो। इस समय दयायुवान उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, फिर भार्गव की ओर देखा। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें 500 रुपये और देता हूं और तुम दूसरी जगह जा सकते हो। इतना कहकर उसने 500 रुपये और निकाले और मेज पर रख दिए। फिर गौरव को एक ऐसी मुस्कान दी जिसे गौरव ने बहुत आकर्षक समझा, जिससे गौरव को घिन आ गई। माफ़ कीजिए, कृपया ये पैसे लीजिए और चले जाइए। हमें खेलने से मत रोकिए। भार्गव ने दयायुवान की ओर देखे बिना ही ठंडे लहजे में कहा, महोदय, मुझे लगता है कि कभी कभी यह जानना बेहतर होता है कि कब रुकना है, वरना आप खुद को शर्मिंदा कर सकते हैं। दयायुवान ने देखा कि भार्गव उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा है और उसकी आवाज़ धीरे धीरे ठंडी हो गई। 30 मिलियन से अधिक अनुयायियों और विभिन्न लाभों का आनंद लेते हुए उसमें श्रेष्ठता की भावना काफ़ी समय से विकसित हो चुकी थी। सामने बैठे व्यक्ति द्वारा अनदेखा किए जाने से स्वाभाविक रूप से उसका मूड खराब हो गया। दफा हो जाओ तुम। ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, तो मुझे दोष मत दो। बहन झांक, उपाध्यक्ष सन को फ़ोन करो और उन्हें इसे संभालने के लिए कहो। अप्रत्याशित रूप से भार्गव ने उसे इतनी कठोर भाषा में अपशब्द कहे। टोंग दयायुवान का चेहरा पहले हरा फिर बैंगनी हो गया और उसकी आंखों से क्रोध फूटने ही वाला था। महाप्रबंधक सन, मैं बहन झांग हूँ। क्या आपके पास अभी वीआईपी टेनिस कोर्ट में आने का समय है? यहाँ 2 बदतमीज लोग हैं जो हमारे सामान्य वीआईपी कोर्ट पर कब्जा जमाए हुए हैं और हमसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप अभी आ रहे हैं? ठीक है, हम आपका यहीं इंतजार करेंगे। कुछ सरल शब्दों के बाद बहन झांग ने फ़ोन काट दिया। तुम दोनों के लिए अभी भी जाने में देर नहीं हुई है। अगर और देर हुई तो इंसानों की भाषा नहीं समझ सकते, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाना सिखा दूंगी। बहन झांग को बोलने का मौका दिए बिना भार्गव ने सीधे दोनों हाथों से एक एक व्यक्ति को पकड़ा और उन्हें वीआईपी दरबार से बाहर फेंक दिया। कितना शोर मचा रहे हो, मानो उसने किसी गंदी चीज को छू लिया हो। भार्गव ने घृणा से अपने हाथ पोंछे। कमीने, बस रुक जाओ, तुम बदतमीज हो, तुम नीच हो। बाहर फेंके गए दोनों लोगों के चेहरों पर अभी भी सदमे और गुस्से के भाव थे, लेकिन ये देखकर कि भार्गव उन्हें एक एक हाथ से बाहर फेंक सकता है, ये स्पष्ट था कि उनकी ताकत का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं थी। कहते हैं ना, समझदार आदमी तब नहीं लड़ता जब हालात उसके खिलाफ हों। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस दरवाजे से ही गालियां दूंगा, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। लेकिन जैसे ही वे दोबारा गाली देने के लिए मुंह खोलने वाले थे, भार्गव की नज़र उन पर पड़ी। मानो अचानक किसी चीज ने उनकी गर्दन पकड़ ली हो और उनके मुंह से निकले शब्द पल भर में निगल गए। बेवकूफ़ हिरण। भार्गव के पास इन दोनों बेवकूफ़ों से उलझने का समय नहीं था और वह गौरव के साथ टेनिस खेलने लगे। थोड़ी देर बाद तोंद वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी दौड़ते हुए आए। ओह जनरल मैनेजर सन, आप आखिरकार आ ही गए। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, आपको हमारे लिए न्याय करना होगा। वाइस प्रेसिडेंट सन को आते देख सिस्टर झांक तुरंत उनके पास गईं, मुंह फुलाकर और नखरे दिखाते हुए। बोलते हुए उन्होंने अपनी भरी पूरी छाती वाइस प्रेसिडेंट सन की बांस से रगड़ी, जिससे आने वाले वाइस प्रेसिडेंट सन को बेचैनी होने लगी। अरे छोटी बदतमीज, तुमसे बाद में निपटूंगा। तुरंत ही उसने अपना सिर झुकाया और बहन झांक के कान में कुछ फुसफुसाया, साथ ही लापरवाही से उसके उभरे हुए नितंबों को जोर से चुटकी काट ली। बदमाश, बहन झांक ने मोहक हंसी के साथ जवाब दिया। खांसी, खांसी। 2 हल्की खांसी के बाद उपाध्यक्ष सन ने अपने कपड़े ठीक किए, दरवाजा खोला और अंदर आ गए। तुम दोनों रुक जाओ, तुम्हारा यहाँ रहने का समय समाप्त हो गया है, तुम जा सकते हो।
ज्यादा कुछ कहे बिना उपाध्यक्ष सन ने सीधे बेदखली का नोटिस जारी कर दिया। कितना समय समाप्त हो गया? अभी तो साफ साफ 25 मिनट बचे हैं, गौरव ने इस समय गुस्से से कहा। घमंडी बहन झांग और उसके पीछे चल रहे दूसरे व्यक्ति को देखकर वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि उसके सामने खड़ा मोटा व्यक्ति वही सहायक है जिसे उन्होंने ढूंढा था। मैंने कहा समय समाप्त हो गया है तो समय समाप्त हो गया है, कृपया चले जाओ, उपाध्यक्ष सन ने जोर से कहा। तुम क्या हो जो हमें ये बताने का अधिकार रखते हो कि हमें क्या करना है? भार्गव ने ठंडे लहजे में कहा। तुम हो क्या? हम कैसे काम करते हैं इस पर उंगली उठाना तुम्हारा काम नहीं है, उपाध्यक्ष सन ने घमंड से कहा। बिल्कुल, तुम खुद को क्या समझते हो? यहाँ सारे फैसले महाप्रबंधक सन लेते हैं, इसलिए दफा हो जाओ। बहन झांग ने भी सीधे सीधे गाली देते हुए यही बात दोहराई। उसे अभी भी इस आदमी द्वारा निकाले जाने का गुस्सा था। जब से टोंग द युआन लोकप्रिय हुई थी उसने भी असीम प्रसिद्धि पाई थी और समाज के उच्च वर्गों में प्रवेश किया था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज एक साधारण आदमी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करेगा। उसका गुस्सा मानो फूटने वाला था। उपाध्यक्ष सन, हे यहाँ असल में तुम्हारी कोई चलती नहीं है, अब तुम्हें निकाल दिया गया है। ये सुनकर भार्गव ने व्यंग्यपूर्वक कहा। मुझे निकालोगे? हा, बच्चे, क्या तुम अभी भी सपने देख रहे हो? मुझे निकालने का तुम्हें क्या हक है? इन बेवकूफ़ों से बहस करने में आलस करते हुए भार्गव ने सीधे फ़ोन किया। लियू जेनमिंग, मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, तुरंत टेनिस एरिया के वीआईपी कोर्ट नंबर 1 पर पहुंचो। उन्होंने फ़ोन काट दिया और सामने खड़े बेवकूफ़ को ठंडी निगाहों से देखा। ओह, ये तो नाटक करने में माहिर है, यहाँ तक कि जनरल मैनेजर लियू का नाम भी जानता है। लगता है ये बार बार ऐसा कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, सिस्टर झांग ने ताना मारा। हालांकि इस समय वाइस प्रेसिडेंट सन ने भौहें चढ़ा ली। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर ये सिर्फ नाटक था तो सामने खड़ा आदमी इतना शांत था, कुछ तो गड़बड़ थी। इसलिए उन्होंने पिछले मैनेजर झाओ को फ़ोन किया और चुपचाप स्थिति के बारे में पूछा। कारण और परिणाम जानने के बाद उनकी भौहें और गहरी हो गईं। स्थिति सिस्टर झांग के कहे से बिल्कुल अलग थी। जब वह सोच ही रहे थे कि दरबार का दरवाजा फिर खुला और एक आदमी अंदर भागा। महाप्रबंधक लियू। नए आने वाले को देखकर बहन झांग और बाकी सब हैरान रह गए। आखिर महाप्रबंधक लियू आए कैसे? और उपाध्यक्ष सन का दिल तुरंत बैठ गया, क्योंकि उन्होंने लियू जेनमिंग को घबराकर सीधे भार्गव की ओर दौड़ते देखा। ये तो बुरा हुआ, उपाध्यक्ष सन ने मन ही मन बड़बड़ाया। उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें अचानक लियू जेनमिंग की तियानलोन क्लब के अधिग्रहण पर की गई शिकायत याद आ गई। उन्होंने नाम तो नहीं बताया था, लेकिन उन्हें पता था कि वह एक युवा और होनहार व्यक्ति है। अब भार्गव को देखकर, जो वाकई युवा था और जिस शांति से उसने कहा था कि जो हुआ उसके बाद वह उसे निकाल देगा, उन्हें तुरंत कुछ शक हुआ। इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला किया, मुड़ने और एक थप्पड़ मारकर बहन झांग को थप्पड़ मार दिया। बहन झांग के चेहरे पर एक गहरा लाल निशान पड़ गया। उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया और उपाध्यक्ष सन को खाली निगाहों से देखती रहीं। कुतिया, तुम्हारी गलती साफ थी। तुमने फ़ोन पर इस सज्जन की जानबूझकर बदनामी की और मैं लगभग तुम्हारे झांसे में आ ही गई थी। सन डेक्सिंग, तुम किस बात पर पागल हो रही हो? तुम थप्पड़ टिल्ड। बहन झांग को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ही एक और थप्पड़ सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से यहाँ से चली जाओ। ये कहते हुए वह चापलूसी भरे भाव से भार्गव के पास दौड़ी। महोदय, पहले मेरी गलती थी। मैंने सिर्फ इस कुतिया की एक तरफा कहानी सुनी जिससे आपको बुरा लगा। मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगती हूँ। असल में वे हमारे वीआईपी ग्राहक हैं और हम आमतौर पर उनकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे सच में खेद है। भार्गव कुछ नहीं बोले। उसने बगल में बैठे लियू जेनमिंग की ओर एक नज़र डाली। इस मुकाम तक पहुंचने वाला हर कोई चतुर व्यक्ति ही होता है। माहौल को भांपते और सन डेक्सिंग की बातें सुनकर वह तुरंत स्थिति को समझ गया। सन डेक्सिंग, देखो तुमने कितना अच्छा काम किया है। चेयरमैन के सामने इस तरह की अकड़ दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियू जेनमिंग सीधे चिल्लाया, फिर सिस्टर झांग की तरफ देखकर बोला, तुम दोनों जा सकते हो। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। ये जानकर कि भार्गव ही तियानलोन क्लब का मालिक है, वह काफ़ी देर तक सदमे में रहा। भार्गव का नाम भले ही निचले और मध्यम वर्ग में उतना जाना पहचाना न हो, लेकिन जियांगडू शहर के शीर्ष व्यापारिक हलकों में वह हर किसी को जाना जाता था। दावत वाली घटना इस हलकों में अब कोई राज नहीं थी। क्या 100 अरब से अधिक की संपत्ति का मालिक एक युवा उद्योगपति इन मामूली लोगों से नाराज हो सकता है? महाप्रबंधक लियू, यह अच्छा निर्णय नहीं है। अगर हम चले गए तो आप शिंग्याओ एंटरटेनमेंट को कैसे समझाएंगे? आपने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर आप हमें निकाल देते हैं तो हम शिंग्याओ एंटरटेनमेंट का कारोबार अपने साथ ले जाएंगे और आपको शिंग्याओ को आपके कारण हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए।
हालांकि सिस्टर झांग ये सुनकर हैरान रह गईं कि भार्गव वास्तव में तियानलोन क्लब की मालिक हैं और उन्हें पता था कि उन्होंने ही मुसीबत खड़ी की है। फिर भी उन्होंने टोंग द युआन को सिर्फ घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने से ही नहीं बल्कि और भी कई तरीकों से लोकप्रिय बनाया था। ये सुनकर लियू जेनमिंग दंग रह गए, उनकी भौहें तन गईं। वह लगभग इस बात को भूल ही गए थे और एक पल के लिए वह मुश्किल में पड़ गए। शिंग्याओ एंटरटेनमेंट, लियू जेनमिंग, क्या चल रहा है? भार्गव भी चौंक गए। इन दो नासमझ हिरणों का शिंग्याओ एंटरटेनमेंट से क्या लेना देना था? तो लियू जेनमिंग ने भार्गव को शिंग्याओ एंटरटेनमेंट द्वारा उनके साथ स्थल पट्टे के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और लाइव एक्शन प्रिंस ऑफ टेनिस फिल्म की शूटिंग के लिए टोंग द युआन को मुख्य अभिनेता के रूप में लेने की योजना के बारे में पूरी जानकारी दी। ओह, तो बात ऐसी है। भार्गव ने सिर हिलाया और तुरंत दूसरा फोन किया। हेलो, मैं भार्गव बोल रहा हूँ। वांग अंताई को बता दीजिए कि टोंग द युआन नाम के व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है। अनुबंध सीधे रद्द कर दीजिए। भविष्य में जब भी आप किसी के साथ काम करने के लिए कलाकारों की तलाश करें तो उनके चरित्र पर अधिक ध्यान दें। उन्होंने इतना कहकर फोन काट दिया। जब आसपास के लोग सोच ही रहे थे तभी सिस्टर झांग का फोन बज उठा। हेलो निर्देशक लियू, क्या आप अनुबंध रद्द करना चाहते हैं? क्यों, क्या यह महाप्रबंधक वांग का आदेश है? फिर दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग है। तुम कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ रहे हो? नहीं, हमारा द युआन शार्क प्लेटफॉर्म पर 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला एक मशहूर एंकर है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। बहन झांग चीखते हुए गिर पड़ी। शार्क प्लेटफॉर्म? भार्गव का चेहरा एकदम अजीब था। कुछ दिन पहले सिस्टम पर लिस्टेड आइटम्स में शार्क प्लेटफॉर्म की 100% इक्विटी भी थी। उस समय उसे हैरानी हुई कि जब वो डॉइन इस्तेमाल कर रहा था तो उसे डॉइन की इक्विटी क्यों नहीं दी गई बल्कि शार्क प्लेटफॉर्म की इक्विटी दी गई। क्या ये दो बेवकूफ़ों का इंतजार कर रहा था? सच में, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए उसने एक और फ़ोन किया। चेन शाओ जी, ये भार्गव बोल रहा हूँ। भार्गव का फ़ोन सुनकर बहन झांक ज़मीन पर गिर पड़ी। अब तो सब खत्म हो गया, आसमान गिर रहा है। टोंग द युआन अब घबरा रहा था, मानो उसने लोहे की थाली पर लात मार दी हो। बीप बीप टिल्ड। भार्गव के फोन रखने के कुछ ही सेकंड बाद टोंग द युआन के फोन पर नोटिफिकेशन की घंटी बजी। शार्क प्लेटफॉर्म पर आपका खाता नियमों के उल्लंघन के कारण स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खटखट टिल्ड। फोन जमीन पर गिर गया, उसकी स्क्रीन टूट गई। लेकिन टोंग द युआन को अब इसकी परवाह नहीं थी। बड़ी मेहनत से जमा किए गए उसके 30 मिलियन से अधिक प्रशंसक प्रतिबंध के कारण सब हवा में गायब हो गए। अध्यक्ष लू, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे छोड़ दें। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का अंदाजा नहीं था। कृपया मेरा खाता प्रतिबंधित न करें। टोंग द युआन को सचमुच स्वर्ग से नरक में जाने का अनुभव हुआ। अध्यक्ष लू, हम जानते हैं कि हम गलत थे। हम निश्चित रूप से अपनी गलती सुधारेंगे। कृपया हमें बस एक मामूली इंसान की तरह समझें और हमें जाने दें। जमीन पर गिरी हुई बहन झांक भी भार्गव के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगी। भार्गव ने उन्हें अनसुना कर दिया, बस अपने बगल में बैठे लियू जेनमिंग की ओर एक नज़र डाली। इन्हें बाहर ले जाओ। लियू जेनमिंग समझ गया और तुरंत अपने अधीनस्थों को उन दोनों रोते बिलखते लोगों को बाहर घसीटने का आदेश दिया। वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे। भार्गव की हर पुकार उनकी समझ को ताज़ा कर रही थी। गौरव की समझ तो और भी स्पष्ट थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भोज में भार्गव द्वारा प्रदर्शित शक्ति के अलावा हेवनली ड्रैगन क्लब, शिंग्याओ एंटरटेनमेंट और यहां तक कि शार्क प्लेटफॉर्म भी उसी के स्वामित्व में हैं। हेवनली ड्रैगन क्लब को छोड़कर इनमें से प्रत्येक व्यवसाय की कीमत 10 अरब से अधिक थी। मुख्य बात यह थी कि ये ऐसी संपत्तियां थीं जो विखंडन के माध्यम से अथाह लाभ उत्पन्न करने में सक्षम थीं। उसके मन में भार्गव के साथ उसका जितना अधिक संपर्क होता गया वह उतना ही रहस्यमय प्रतीत होता गया। इस आदमी ने अभी भी कितने रहस्य छिपा रखे हैं। हालांकि भार्गव जितना अधिक शक्तिशाली होता गया, गौरव को उसके लिए उतनी ही खुशी महसूस होती गई। आखिर उसे क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है? ये सोचते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वहीं पास खड़ा सन डेक्सिंग बुरी तरह कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा यह आदमी इतनी अपार शक्ति का धनी होगा। चेयरमैन लू, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब उस सिस्टर झांक की वजह से हुआ जिसने मुझे गुमराह किया। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। भार्गव को अपनी ओर देखते देख सन डेक्सिंग कांप उठा। अब उसकी बारी थी, इसलिए उसने जल्दी से बोलना शुरू किया और आखिरी कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास कर लूंगा? हालांकि इस व्यक्ति का मौके पर किया गया बदलाव समयोचित था, लेकिन भार्गव आसानी से मूर्ख बनने वाला नहीं था। इसके अलावा मानव स्वभाव ऐसा ही है, तेंदुआ अपनी धारियां नहीं बदल सकता। ऐसे व्यक्ति को रखना कंपनी के लिए सड़े हुए सेब के समान होगा। महाप्रबंधक लियू, इसे सीधे निकाल दीजिए।
इतना कहकर वह उनकी ओर देखे बिना गौरव को अपने साथ खींचते हुए चला गया। उनके पीछे सन डेक्सिंग की व्यथा गूंज उठी। बढ़ती उम्र और नौकरी से निकाले जाने के कलंक के साथ उसे कौन नौकरी देगा। उसका आगे का दुखद जीवन स्पष्ट था। अगले कुछ दिनों में भार्गव ने काफी आराम से जीवन व्यतीत किया। लिन तियानशिंग कुछ बार उनसे एक्यूपंक्चर की कुछ तकनीकों के उपयोग के बारे में सलाह लेने आया। जब भी भार्गव ने कोई हल्का सा संकेत दिया, लिन तियानशिंग ने उसे तुरंत समझ लिया, जिससे भार्गव थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जैसा कि शिया देश के महान चिकित्सा गुरु से अपेक्षा की जाती थी, चिकित्सा के प्रति उनकी समझ और ज्ञान वास्तव में असाधारण था। बेशक भार्गव ने जुवानलोंग एक्यूपंक्चर तकनीक का केवल सरलीकृत संस्करण ही सिखाया, मुख्य रूप से कुछ ऐसे एक्यूपॉइंट्स और मेरिडियन के उपयोगों के बारे में बताया जो किताबों में नहीं मिलते। अगर वे इसे हूबहू सिखाते तो लिन तियानशिंग चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न होता, वह इसे सीख नहीं पाता। उसके पास न तो कोई ऐसी प्रणाली थी जो उसे शक्ति प्रदान करती, न ही उसके पास सिस्टम द्वारा दी गई आर टाइप विजडम पोशन थी जो मानसिक ऊर्जा को पुनः भरती और उसके मस्तिष्क क्षेत्र का विस्तार करती। फिर भी लिन तियानशिंग को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और वह भार्गव की विधियों के प्रति और भी अधिक आश्वस्त हो गया। भार्गव को पिछले कुछ दिनों में स्वाभाविक रूप से नई उपलब्धियां प्राप्त हुईं। उसे जो बात दिलचस्प लगी वह ये थी कि इस सिस्टम में भविष्य देखने की क्षमता प्रतीत होती थी। हर बार जब नई वस्तुएं ताज़ा होती थीं, तो वे उसके भविष्य की दिशा का पूर्वाभास देती हुई प्रतीत होती थीं। अभी अभी सिस्टम ने उसे फ्लैश सेल में आइटम शियोंगफैंग कैपिटल कीमत एक युआन दिया था और फिर गौरव उसे मोदू में आमंत्रित करने आए। उसने बताया कि उसके माता पिता को भार्गव के बारे में पता चलने के बाद से वे उस पर दबाव डाल रहे हैं। अगर वे कहते कि वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं तो उसे डर था कि उसके माता पिता उन दोनों की शादी करवा देंगे या कुछ और, इसलिए उसके पास भार्गव को वापस लाने और सख्त रवैया अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। भार्गव ने मना नहीं किया। कहावत है, अंत तक मदद करो। इसके अलावा इस लड़की ने पिछले कुछ दिनों में उसकी बहुत सेवा की थी, उसे खाने पर बुलाया और उसके लिए कपड़े खरीदे। उसने तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट द्वारा सुझाए गए नौकर को भी हटा दिया और भार्गव के घर के सारे काम खुद करने पर जोर दिया, जिससे भार्गव को लगा कि उसने कुछ गलत दवा ले ली है। हालांकि इस बारे में सोचते हुए लगभग 100 अरब डॉलर की कंपनी की खूबसूरत सीईओ का नौकरानी के रूप में काम करना एक अच्छा अनुभव लग रहा था। और मोदू में मुख्यालय वाली यह शियोंगफैंग कैपिटल एक बड़ी वेंचर कैपिटल कंपनी है जो सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट उद्योगों में निवेश करती है। इसने जिन उद्यमों में निवेश किया था वे सभी स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान पर थे और कुछ तो वैश्विक स्तर पर भी स्थान प्राप्त कर सकते थे। इसी कारण शियोंगफैंग कैपिटल का बाजार मूल्य 400 अरब से अधिक हो गया, जिससे ये वास्तव में एक विशालकाय कंपनी बन गई। इसके सामने पिछला नी परिवार बिल्कुल नगण्य था। इस कंपनी को हासिल करने पर भार्गव भी बहुत भावुक हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लगभग एक महीने में उसकी संपत्ति 500 अरब से कहीं अधिक हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि 1 खरब की संपत्ति का आंकड़ा पार करना अब दूर नहीं है। जाने से पहले भार्गव ने अपने माता पिता को 10 लाख डॉलर और भेज दिए, जिससे उसकी मां गीता चौंक गई और उसने तुरंत फोन करके पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे थे? क्या अब पैसा कमाना इतना आसान हो गया है? माँ, क्या आपने पैसे से पैसा कमाने के बारे में नहीं सुना? क्या मैंने आपको कुछ समय पहले नहीं बताया था कि मैंने एक दोस्त के साथ व्यापार शुरू किया और पैसा कमाया? फिर पूंजी से निवेश करने के लिए और भी चीजें हैं और मेरी अच्छी किस्मत से मैंने जिन परियोजनाओं में निवेश किया उनसे मुझे मुनाफा हुआ। ओह, मैं समझ गई, ये बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि पैसा पैसे को जन्म देता है, इसलिए आपको इसे पूंजी के रूप में रखना चाहिए। मैं यहाँ ठीक हूँ। आप और पिताजी इसे अपने पास रखें, कुछ अच्छा खाना और कपड़े खरीद लें। आप और पिताजी को अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब अच्छा कर रहा हूँ और पैसा कमा रहा हूँ। अब आप दोनों के लिए जीवन का आनंद लेने का समय है। ओह, और पिताजी के पुराने ठंडे पैरों के लिए मुझे एक प्रसिद्ध डॉक्टर मिल गया है। मैं इन दिनों कुछ समय के लिए व्यापार यात्रा पर मोदू जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं उन्हें पिताजी के इलाज के लिए यहाँ लाऊंगा। भार्गव को फिलहाल अपने माता पिता के लिए सीधे काम करना असुविधाजनक लग रहा था, इसलिए उन्होंने लिन तियानशिंग को साथ लाने की योजना बनाई। बूढ़े लिन ने जो कुछ सीखा था उससे पुराने ठंडे पैरों का इलाज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारे पापा की पुरानी बीमारी बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ देती है। अगर यह ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बाहर ज़्यादा काम मत करो, समय पर खाना खाओ। पड़ोस के झांग परिवार का वह बच्चा कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए बाहर इतनी मेहनत करता था कि उसने अपनी सेहत खराब कर ली। उसकी तरह मत बनो। चिंता मत करो, माँ। जैसे ही भार्गव फोन रखने ही वाला था, गीता फिर बोली, आपने अभी कहा कि आप मोदू जा रहे हैं। अगर समय मिले तो क्या आप हमारे लिए अपने दूसरे चाचा के परिवार से मिलने जा सकते हैं? ठीक है, मुझे बाद में अपने दूसरे चाचा का वर्तमान पता भेज देना। याद रखना, खाली हाथ मत जाना। तुम्हारे दूसरे चाचा के परिवार ने उस समय हमारी बहुत मदद की थी।
ठीक है माँ। जैसे ही उसने फोन रखा, गौरव आ गया। जल्दी से कुछ सामान समेटने के बाद दोनों मोदू के लिए रवाना हो गए। मैजिक सिटी शिया काउंटी के सबसे समृद्ध लांगताओशा महानगरों में से एक है। यहाँ अवसरों की भरमार है, लेकिन ये सबसे बड़ा चयन केंद्र भी है। ये योग्यतम की उत्तरजीविता और जंगल के नियम को पूरी तरह से दर्शाता है। मैजिक सिटी के शीर्ष 3 लग्जरी विला क्षेत्रों में से एक, जियुवान, पश्चिम शीशान के दक्षिण में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय जीवन शैली की अवधारणा का पालन करता है, जिसमें पहाड़, पानी, पक्षी, उद्यान और जंगल जैसे कई प्राकृतिक परिदृश्यों को एकीकृत किया गया है, जो निवासियों को अत्यंत आरामदायक जीवन वातावरण प्रदान करते हैं। विला A03 के अंदर एक पुरुष और एक महिला भार्गव के सामने बैठे थे। पुरुष शांत और संयमित था, जबकि महिला शालीन और कुलीन थी। ये दोनों गौरव के पिता सू दावेई और माता लिंशी थे। छोटे लू, तुम और लिंग र कब मिले थे? लिंशी ने पहले बात की। हम 1 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम केवल टेक्स्ट मैसेज के जरिए बात करते थे। इससे पहले कि भार्गव कुछ बोल पाता, गौरव ने तुरंत बीच में ही टोक दिया। लिंशी ने गौरव को घूर कर देखा, भार्गव की ओर मुस्कुराए और फिर पूछा, तुम दोनों कैसे मिले? तुम में से एक जियांडू शहर में और दूसरा मैजिक सिटी में। हम दक्षिण सागर प्रांत में घूमते हुए समुद्र तट पर मिले थे। संयोग से वह किरण का सहपाठी है। गौरव ने तुरंत जवाब दिया। गौरव, मैंने उससे पूछा है, तुमसे नहीं। चुप रहो, लिंशी ने उसे तुरंत डांटते हुए कहा। ओह, अपनी माँ को सचमुच गुस्से में देखकर गौरव चुपचाप एक तरफ बैठ गया। हालांकि वह भार्गव को इशारे करती रही, जिससे भार्गव मन ही मन मुस्कुराया। छोटी लू, क्या तुम्हारे माता पिता को पता है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? उन्हें अभी तक नहीं पता आंटी। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरे माता पिता साधारण लोग हैं, वे घर पर खेती करते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं। भार्गव ने न तो विनम्रता से और न ही घमंड से जवाब दिया। उसे लगा कि गौरव के माता पिता ने इन बातों की पहले ही जांच कर ली होगी, इसलिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। छोटी लू, कृपया बुरा मत मानना। तुम्हारे चाचा और मुझे एक शंका है जिसके बारे में हम तुमसे पूछना चाहते हैं, बस बात साफ करने के लिए। हमारा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी? इस समय लिंशी ने भार्गव की ओर देखा और ईमानदारी से पूछा। उसके चेहरे के भाव देखकर भार्गव ने अंदाजा लगा लिया कि वह क्या पूछना चाहती है। तो उसने सीधे सीधे कहा, चाचा और चाची, क्या आप सोच रहे होंगे कि मेरे साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए मैंने अपनी वर्तमान संपत्ति कैसे अर्जित की? पिता सू और माता सू ने क्षमा याचना भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैंने शेयर बाजार में निवेश करके कुछ पैसे कमाए और फिर एक अवसर के माध्यम से मैंने कुछ उपलब्धियां हासिल की और धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुंच गया। जहां तक विवरण की बात है, इस पर चर्चा करना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से वैध आय है। भार्गव को ये कहते हुए देखकर गौरव के माता पिता ने एक दूसरे को देखा और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। चूंकि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए अगर वे पूछते भी रहते तो उसके दिए गए कारण शायद सच न होते। दरअसल जब उन दोनों को गौरव और भार्गव के बारे में पहली बार पता चला तो उन्होंने तुरंत भार्गव की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आखिरकार होंगा होटल के भोज में हुई घटना ने दंपति को बहुत बड़ा झटका दिया था। इतनी कम उम्र में किसी के पास अकल्पनीय शक्ति होना, खासकर तब जब उसकी पिछली पीढ़ी वास्तव में साधारण, यहाँ तक कि गरीब थी, यह एक महत्वपूर्ण बात थी। इन परिस्थितियों में बिल्कुल शुरुआत से शुरू करके इतने कम समय में इस मुकाम तक पहुंचना वाकई डरावना था। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पाया कि भार्गव न केवल सुंदर थे, बल्कि उनमें मर्दाना ऊर्जा भी थी। उनके सवालों का जवाब देते समय वे शांत और संयमित थे, न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से, बल्कि शांत और संयमित ढंग से बोल रहे थे। उनका ये रवैया उनके साथियों से कई गुना अधिक मजबूत था और विशेष रूप से सू माता उन्हें देखते ही मोहित हो गईं। हालांकि अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वे अत्यधिक उत्साहित नहीं दिखीं। वास्तव में वे लंबे समय से इस भावी दामाद को पसंद करती थीं और चाहती थीं कि उनकी बेटी की शादी उससे जल्द हो जाए। अगर गौरव को लिंशी के विचार पता होते तो वह शायद पूरी तरह से हैरान हो जाती। उनकी नज़र में उनकी माँ बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति वाली और उनके लिए वर चुनने के मामले में बेहद सख्त थीं। पहले तयशुदा शादी को ठुकराने का एक कारण ये भी था कि सू माता नीतियानहाओं के दामाद बनने के खिलाफ थीं। लेकिन दोनों परिवारों के व्यवसाय आपस में इतने जुड़े हुए थे कि वे उसे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं कर सकते थे। हालांकि भार्गव की क्षमताओं के बारे में जानने के बाद ये चिंता का विषय नहीं रहा। अगर उनकी बेटी सचमुच भार्गव से शादी कर लेती, भार्गव के बदले नी वंश को पाना, चाहे जैसे भी देखा जाए, ये सौदा घाटे का सौदा नहीं था। वास्तव में उनका परिवार और भी ऊंचा उठ सकता था। इसीलिए उसने अपनी बेटी को भार्गव को लाने के लिए तुरंत बुलाया। अब सास अपने दामाद को निहार रही थी, जितना ज्यादा वह देखती उतनी ही
खुश होती जाती, खासकर अपनी बेटी को भार्गव के आसपास रहते हुए उसकी भलाई का ख्याल रखते देख, और उसकी आंखों का भाव भी बदल गया था। ये जानना जरूरी है कि गौरव का स्वभाव लिंशी से ही विरासत में मिला था। बचपन से ही वह दबंग, हावी और शक्तिशाली महिला थी। साथ ही बचपन से ही किन तियानलोंग और बूढ़े मास्टर किन के साथ अक्सर सैन्य शिविरों में जाने से उसका व्यक्तित्व बलवानों के प्रति श्रद्धा और अत्यधिक अभिमान से भर गया था। उसके कई चाहने वाले थे, सुंदर, सक्षम, प्रतिभाशाली, हर तरह के। लेकिन उसने किसी को भी पसंद नहीं किया। मुख्य कारण ये था कि कोई भी उसे काबू में नहीं कर सकता था। लेकिन अब भार्गव उसे काबू में कर सकता था। छोटी लू, हमारी इस लड़की का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। तुम्हें भविष्य में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। माँ, आप क्या कह रही हैं? मुझमें क्या खराबी है? अपनी माँ की यह बात सुनकर गौरव घबरा गया। अरे बाप रे, अब तो घबराने लगे। तुम्हें तो सिर्फ भार्गव ही संभाल सकता है। मैं तुम्हें और कंपनी दोनों को भार्गव को सौंपने की योजना बना रही हूँ, और फिर सोचूंगी कि तुम्हारे पिता और मैं कहाँ घूमने जाएंगे ताकि हम पति पत्नी के रूप में अपना जीवन बिता सकें। आप क्या कह रही हैं? गौरव का चेहरा एकदम लाल हो गया और वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसकी माँ तो उससे भी ज्यादा घमंडी थी। बहुत कम लोग उसकी नज़र में आते थे। आज तो उनकी पहली मुलाकात ही हुई थी और उन्होंने भार्गव को पहले ही पसंद कर लिया। भार्गव भी मासू की बातों से असहज हो गया। बात अभी इतनी आगे भी नहीं बढ़ी थी। क्या वह अपनी बेटी को पहले ही उसके हवाले कर रही थी? क्या उसे कहना चाहिए कि मासू बहुत उदार हैं? या गौरव इतना बुरा था कि मासू उसे नापसंद करती थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी? मुझे पता था तुम दोनों नाटक कर रहे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो? अब जब मैंने तुमसे सहमति जताई है तो तुम दोनों शर्मा रहे हो। क्या तुम हमारे लिए नाटक कर रहे हो? अचानक मासू ने मेज पर जोर से हाथ पटका और उन्हें सख्ती से डांटा। इससे भार्गव और गौरव दोनों चौंक गए। नहीं, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे हैं, गौरव ने तुरंत कहा। जी हाँ चाची, हम बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहे हैं, भार्गव ने दोहराया। ओह, नाटक नहीं कर रहे? अगर तुम नाटक नहीं कर रहे हो, आप दोनों इतनी दूर क्यों बैठे हैं? आप दोनों के बीच कितना अलगाव है? लिंशी ने आंखें सिकोड़कर उनसे सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दोनों अनजाने में ही एक दूसरे के करीब बैठ गए। भार्गव ने गौरव के कंधे पर हाथ रख दिया और गौरव ने भार्गव की कमर पकड़ ली। बस इतना ही? क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत है कि तुम दोनों सच में साथ हो? तुमने पहले कहा था कि तुम उससे ही शादी करोगी और भार्गव तुमसे ही शादी करेगा। जैसे ही उसने ये कहा, भार्गव जम गया और गौरव को घूरते हुए आंखों से सवाल करने लगा। क्या तुमने ऐसा कहा? गौरव ने आंखों से जवाब दिया। क्या मैंने? उसे लगा ही नहीं था कि उसने कभी ऐसा कहा था। चूंकि तुम दोनों इतने करीब हो, एक दूसरे को चूम लो ताकि मैं देख सकूं। अरे, मासू की इस अचानक मांग को सुनकर दोनों दंग रह गए। क्या ये जायज था? मासू उन दोनों को घूरती रहीं, जिससे भार्गव और गौरव असहज महसूस करने लगे। चुंबन करें या न करें? खांसी। बगल में खड़े पितासू और नहीं देख सके। ठीक है, तुम भार्गव को बहुत शर्मिंदा कर रही हो। आज रात जब वे साथ सोएंगे तो क्या उनके पास चुंबन करने के लिए काफी समय नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पितासू के पहले वाक्य का आधा हिस्सा सुनकर दोनों ने आखिरकार राहत की सांस ली। दूसरा आधा हिस्सा सुनकर वे फिर से हक्का बक्का रह गए। आखिर चल क्या रहा है? क्या ये वो शब्द हैं जो एक खरबों डॉलर की कंपनी के सीईओ को बोलने चाहिए? और आज रात उनके साथ सोने का क्या उनके लिए एक ही कमरा तय किया गया है? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हमारे पास इतने सारे अतिथि कक्ष हैं। अतिथि कक्ष मेहमानों के लिए होते हैं। भार्गव मेरा होने वाला दामाद है, वह परिवार का हिस्सा है। वह अतिथि कक्ष में कैसे सो सकता है? तुम क्या सोच रही हो? इस क्षण मासू ने गौरव की बात फिर से काट दी। भार्गव को एहसास हुआ कि ये दोनों उन्हें साथ सुलाने पर तुली हुई हैं। ठीक है, बहुत देर हो रही है, आराम कर लो, बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मासू उन्हें ऊपर सोने के लिए कहने लगी। भार्गव ने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा, जो अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, और वह अवाक रह गया। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। क्या गौरव इतना नापसंद किया जाता था, या वह बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था? क्या वे अपनी बेटी की शादी करने के लिए इतने उत्सुक थे? माँ, हमने अभी तक खाना नहीं खाया, गौरव ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा। वह भी उतना ही अवाक था। क्या सच में? हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर जल्दी से सो जाते हैं। तुम्हें जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। इस खाने के दौरान गौरव का चेहरा लाल हो गया और भार्गव और भी शर्मिंदा हो गया। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो कोई भी उनके बताने पर विश्वास नहीं करता। खाना खाते समय पितासू और मातासू कई बोतलें और घड़े लेकर आए, जिनमें सब शराब थी।
बैल के लिंग की शराब, हिरण के लिंग की शराब, बाघ के लिंग की शराब, ऐसी कोई भी शराब जो पुरुष की युद्ध शक्ति बढ़ा सकती हो, उन्होंने भार्गव को थोड़ी थोड़ी पिलाई। भार्गव बुरी तरह से नशे में चूर हो गया। अंत में रात के खाने के बाद माता सू ने उन दोनों को जल्दी से कमरे में धकेल दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में बड़े से पलंग को देखकर उन दोनों के बीच का माहौल अचानक बेहद अजीब हो गया। लू, भार्गव, मुझे माफ करना, मुझे अपने माता पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वे आमतौर पर ऐसे नहीं होते। गौरव ने शर्माते हुए कहा। उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ रखे। कोई बात नहीं, बस मेरी आंखें थोड़ी खुल गईं। तो आज रात क्या मैं जमीन पर सो जाऊं? भार्गव ने कमरे में चारों ओर देखा। एक अलमारी के अलावा वहां केवल एक बड़ा बिस्तर था, सोफा या कुछ और नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों न हम दोनों बिस्तर पर सो जाएं, एक एक तरफ। गौरव को पहली बार बोलना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसकी आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई, यहाँ तक कि उसका पूरा सिर उसकी छाती में दब गया। ये देखकर कि गौरव को कोई आपत्ति नहीं है, भार्गव ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। जैसे ही दोनों बैठने ही वाले थे, धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला, जिससे दोनों चौंक कर उछल पड़े। ये लो 2 जोड़ी पजामा, तुम नहाने के बाद इन्हें पहन सकते हो। ओह! गौरव ने शर्म से लाल चेहरे के साथ कपड़े ले लिए। मासू को विदा करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और गौरव सबसे पहले बाथरूम में भागा। बहते पानी की आवाज़ से भार्गव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह लियुशिया हुई नहीं था, ये कहना असंभव था कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आतिल्द बर्दाश्त करो। आधे घंटे बाद गौरव नहाकर पजामा में लिपटा हुआ बाहर आया। उसका चेहरा इतना लाल था कि ऐसा लग रहा था जैसे उससे पानी टपक सकता है। मासू ने उसे वास्तव में एक अर्धपारदर्शी लेस से सजी नाइटगाउन दी थी और उसकी सुंदर आकृति हल्की हल्की दिखाई दे रही थी, जिससे भार्गव की आंखें फटी रह गईं। वह काफी देर तक अवाक खड़ा रहा। जब उसे लगा कि उसकी नाक से गर्म पानी की एक धार निकलने वाली है, तो वह होश में आया और जल्दी से बाथरूम में चला गया। उफ्तिल्द अंदर पहुंचकर उसने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। रात के खाने के दौरान पितासू ने उसे उन शक्तिशाली टॉनिकों की कोई कमी नहीं दी थी। वह लगभग खुद को संभाल नहीं पा रही थी। बाथरूम के दरवाजे के बाहर गौरव का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन उसके होंठों के कोने ऊपर की ओर उठे हुए थे। वह भी मुझे घूरता रहा तो लगता है कि मुझमें आकर्षण की कमी नहीं है। पहले जियांगडू शहर में भार्गव के विला में चाहे वह कितने भी खुले कपड़े पहनती, भार्गव ध्यान में लीन एक बूढ़े साधु की तरह होता, मानो उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी न रखता हो, जिससे गौरव को आश्चर्य होता था कि क्या उसमें आकर्षण की कमी है। आज ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। 15 मिनट बाद भार्गव नहाकर बाहर आया। मासू ने उसके लिए जो पायजामा तैयार किया था वह भी अर्धपारदर्शी था, जिससे भार्गव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। पर एक आदमी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तैरते समय तो वो सिर्फ स्विमिंग ट्रंक ही तो पहने होता है ना? गौरव पहली बार किसी पुरुष के साथ इस तरह अकेले थी, खासकर ग्रेट मसल स्ट्रेंथनिंग पिल से भार्गव के शरीर में आए बदलाव के बाद। उसके शरीर का अनुपात लगभग एकदम सही हो गया था और उसकी मांसपेशियों की लकीरें गौरव की आंखों को लगातार आकर्षित कर रही थीं, जिससे उसका नन्हा दिल जोर से धड़क रहा था। दोनों ने कुछ नहीं कहा और चादर के नीचे घुस गए, बड़े से बिस्तर के एक एक कोने में लेट गए। तो क्या हम सो जाएं? कुछ पल की चुप्पी के बाद भार्गव ने चुप्पी तोड़ी। हम। गौरव की आवाज मच्छर की तरह धीमी थी। बैंग! इसी क्षण दरवाजा फिर से खुला, जिससे गौरव चौंक कर चीख पड़ी। माँ, आप क्या कर रही हैं? मासू को देखकर गौरव थोड़ा गुस्सा हो गई। हे, अभी तक शुरू नहीं किया। क्या मैं बेवजह परेशान नहीं हो रही? उद्धरण चिन्ह। ये क्या बकवास है? तो क्या मासू शुरू से ही कमरे की हर हरकत पर नजर रख रही थी? बाहर निकलो। गौरव का सब्र टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ ऐसी भी हो सकती हैं। कितना शर्मनाक था। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों जाओ। इतना कहकर गौरव ने एक तकिया फेंक दिया और मासू ने झट से दरवाजा बंद किया और भाग गईं। तुम्हारी माँ सच में बहुत प्यारी हैं। लगता है अगर आज रात हमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे माता पिता की नज़र में हम पास नहीं होंगे, भार्गव ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। गौरव, जो पहले नाराज थी, भार्गव की यह बात सुनकर एकदम अकड़ गई। भार्गव का क्या मतलब था? क्या कुछ शुरू होने वाला था? गौरव शर्माते हुए भार्गव को अपनी ओर आते हुए देखती रही। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या ये बहुत जल्दी हो जाएगा? गौरव के मुंह से मच्छर जैसी धीमी आवाज निकली और उसका चेहरा पके हुए झींगे की तरह लाल हो गया। क्या सोच रही हो? बिस्तर से उठो। इससे पहले कि गौरव कुछ समझ पाती, भार्गव ने उसे बिस्तर से खींच लिया। फिर उसने देखा कि भार्गव बिस्तर को धकेलने लगा। बैंग 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 टिल्ड। बिस्तर का तख्ता लयबद्ध तरीके से दीवार से टकराया, जिससे एक आवाज आई। फिर हरकतें तेज होती गईं।
तेज और तेज। इसी क्षण गौरव को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। भार्गव जो कर रहा था उसे सुनकर सुमा को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। इसलिए वह भी मदद के लिए आगे बढ़ी और दोनों बारी बारी से काम करने लगे। बगल के कमरे में सुमा दीवार से कान लगाकर सुन रही थीं। अचानक उन्हें बैंग 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 की आवाज़ सुनाई दी और वह तुरंत मुस्कुरा उठीं। पतिदेव, शुरू हो गया। अगर शुरू हो गया है तो हो गया। अब चिंता मत करो, हम सो सकते हैं। जल्दी क्या है, थोड़ी देर और सुनते हैं। सु दावेई ने आंखें घुमाईं। कभी कभी उनकी पत्नी कुछ ज्यादा ही अजीब होती थी, लेकिन यही बात उन्हें आकर्षक बनाती थी। ये दामाद न केवल सुंदर और एक सफल उद्यमी है, बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत है। वह काफी देर से सुन रही थी और धमाके की आवाज लगातार आ रही थी। उनकी शारीरिक क्षमता वाकई प्रभावशाली थी। सु माँ को और भी खुशी हुई। कई लोग प्रेम में पड़कर बिना परीक्षण विवाह किए ही शादी कर लेते हैं और विवाह प्रमाण पत्र मिलने के बाद पता चलता है कि उनके साथी में कुछ कमियां हैं, जिससे उनका वैवाहिक जीवन नीरस और शक्तिहीन हो जाता है। अपने दामाद को इतना सशक्त देखकर सास होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी के भविष्य के यौन सुख के लिए खुश थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि बगल के कमरे में भार्गव और गौरव उसे खुश करने के लिए बिस्तर पर जोर जोर से धक्के मार रहे थे। बाद में वे बिस्तर पर धक्के मारते हुए बातें करने लगे, जिससे उनकी नींद उड़ गई। वे इतनी मग्नता से बातें कर रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे लगभग पूरी रात बातें करते रहे। इस तरह बिस्तर पर लगभग पूरी रात धक्के लगते रहे, जिससे मासू बहुत परेशान हो गईं। लगभग भोर हो चुकी थी और आंखों के नीचे काले घेरे लिए मासू ने ऊँघते हुए पितासू को देखा और अचानक चिंता से बोली, पतिदेव, क्या हमारा दामाद कुछ ज्यादा ही उग्र हो गया है? पूरी रात हो गई, वह कुछ ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है ना? अगले दिन डाइनिंग टेबल पर चारों ने आंखों के नीचे काले घेरे लिए नाश्ता किया। शाओ लू, मोदू में तुम्हारा ये पहला अनुभव है। लिंग एर तुम्हें अगले कुछ दिनों में घुमा सकती है। सु की माँ ने असहज माहौल को तोड़ते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं आंटी। लिंग एर अभी कुछ देर पहले ही जियांगदू शहर से लौटी है और कंपनी में अभी भी बहुत काम बाकी है। मुझे अपने दूसरे चाचा के घर पर भी कुछ काम निपटाना है। जब सबके काम सुलझ जाएंगे तो हम सब साथ में घूमने जाएंगे। भार्गव मुस्कुराया और मना कर दिया। गौरव ने उसे पहले ही अपने प्रोजेक्ट के महत्व के बारे में बता दिया था। नहीं तो वह पूंजी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खुद जियांगदू शहर नहीं जाती। जहां तक उसकी बात है, उसे न केवल अपने दूसरे चाचा से मिलना था, बल्कि उसने अगले 2 दिनों में शियोंगफैंग कैपिटल और तेंगलोंग गेम कंपनी का दौरा करने की भी योजना बनाई थी। कल रात ही सिस्टम की दुकान अपडेट हुई और तेंगलोंग सिक्योरिटीज नाम का एक नया आइटम शेल्फ पर रखा गया। इसका मुख्यालय भी मोदू में है। तेंगलोंग सिक्योरिटीज मोदू की शीर्ष बड़ी प्रतिभूति व्यापार कंपनियों में से एक है, जिसमें कई उच्च पेशेवर स्टॉक और फंड निवेश प्रबंधक कार्यरत हैं। कंपनी की अच्छी प्रतिष्ठा और मजबूत वित्तीय समर्थन के कारण निवेश के लिए उन्हें सौंपे गए लगभग सभी स्टॉक फंडों का लाभ होना लगभग तय है। बेशक उनके द्वारा लिया जाने वाला कमीशन शुल्क भी मोदू के पूरे उद्योग में सबसे अधिक है। हालांकि उच्च सेवा शुल्क के बावजूद मोदू के कई मालिक जिनके पास अतिरिक्त धन है, वे अभी भी निवेश और वित्तीय प्रबंधन के लिए अपने प्रबंधकों का उपयोग करते हैं। ओह, मैं लगभग भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक लिंगर या अंकल और आंटी को बता देना। संकोच मत करना, सु की माँ ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या आपको यकीन है कि आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है? मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर गौरव भार्गव के अनुरोध पर उसे वहां ले आया था। क्या आपको यकीन है कि आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है? सबवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर गौरव भार्गव के अनुरोध पर उसे वहां ले आया था। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं खुद ही थोड़ा घूम लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। गौरव भी एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। कुछ देर बात करने के बाद दोनों अपने अपने कामों के लिए अलग हो गए। भार्गव ने अपना फोन निकाला, अपनी माँ द्वारा भेजा गया पता देखा और सबवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। हाल ही में लग्जरी कारों और सुपर कारों को चलाने की आदत होने के कारण कभी कभी सबवे और बस में यात्रा करने का अपना ही एक अलग आकर्षण था। सबवे में बैठे हुए अपनी आजीविका के लिए भाग दौड़ करते लोगों की भीड़ को देखकर भार्गव गहरी भावना का अनुभव हुआ। कुछ समय पहले वह भी उन्हीं में से एक था। मिनहेंग जिला, शिंचुआंगलू द्वितीय गांव। भार्गव दोनों हाथों में उपहारों का ढेर लिए वहां खड़ा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। इस जगह को गंदा, अव्यवस्थित और गरीब कहा जा सकता है। गौरव के घर के आसपास के वातावरण से बिल्कुल अलग। चलते हुए देखा जा सकता था कि सबसे आम प्रतिष्ठान महजों पार्लर थे, जिनमें से तरह तरह की चीखें और गालियां सुनाई दे रही थीं। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने समृद्ध मोदू में भी कुछ लोग अभी भी पुराने जमाने के लकड़ी के शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। अरमानी के कपड़े पहने और उपहारों से भरे बड़े छोटे थैले लिए भार्गव राहगीरों की अनगिनत जिज्ञासु निगाहों को आकर्षित कर रहा था।
भवन 4, यूनिट सी, कमरा 402। अगर आज किराया नहीं दिया तो मेरे घर से निकल जाओ। इस समय बालों में करला लगाए और फूलों वाली ड्रेस पहने एक मोटी आंटी कमर पर हाथ रखकर लू जेंग्युआन के परिवार पर चिल्ला रही थीं। मकान मालिक, कृपया हमें 2 दिन और दे दीजिए। हमारे साथ भी धोखा हुआ है, हमारा पैसा लूट लिया गया है, लू जेंग्युआन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उनकी आंखों में थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। ये लू जेंग्युआन भार्गव के दूसरे चाचा थे। कुछ समय पहले उनके एक करीबी सहकर्मी ने अचानक खूब पैसा कमा लिया और सबको एक शानदार दावत दी। उनके अच्छे संबंध होने के कारण पूछने पर उन्हें पता चला कि उस सहकर्मी की मुलाकात तेंगलोंग सिक्योरिटीज के डूबो नाम के एक फंड मैनेजर से हुई थी। इस मैनेजर के माध्यम से उन्होंने अपनी 200,000 युआन की बचत का निवेश किया और एक हफ्ते में 30,000 युआन कमा लिए। उनके जैसे मेहनतकश लोगों के लिए यह निस्संदेह बहुत बड़ी रकम थी। ये खबर सुनकर लू जेंग्युआन और बाकी लोग भी उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने सहकर्मी से डूबो से मिलवाने का अनुरोध किया और निवेश करने की योजना बनाई। हालांकि चूंकि यह उनका पहला अनुभव था और वे सभी अपनी वर्षों की मेहनत से जमा की गई बचत का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन डूबो अपनी बातों में माहिर और समझाने में सक्षम थे। उन्होंने उनकी चिंताओं को दूर करते हुए बताया कि उनके द्वारा प्रबंधित फंड सुरक्षित हैं और सबसे खराब स्थिति में भी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, जिसमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए सभी ने इसे आजमाने के इरादे से सामूहिक निवेश के लिए 20,000 से 30,000 युआन का योगदान दिया। परिणामस्वरूप उन्होंने वास्तव में लाभ कमाया। इससे सहकर्मी उत्साहित हो गए और धीरे धीरे अपनी निवेश राशि बढ़ाने लगे। शुरुआत में 20,000 - 30,000 युआन से बढ़ाकर 50,000, फिर 100,000 युआन तक, और हर बार उन्हें लगभग एक सप्ताह में निवेश पर लाभांश प्राप्त होने लगा। कई प्रयासों के बाद उन्होंने पाया कि यह वास्तव में सुरक्षित और भरोसेमंद था, जैसा कि डूबो ने कहा था। डूबो द्वारा आमंत्रित एक रात्रिभोज के दौरान उन्हें पता चला कि एक फंड में जल्द ही भारी उछाल आने वाला है, और डूबो ने उन्हें एक बड़ा कदम उठाने का सुझाव दिया। ये खबर सुनकर उनके सहकर्मी, जिन्होंने सहयोग से कई गुना लाभ कमाया था, निश्चित रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी सारी बचत निकाल ली और बड़े निवेश की तैयारी करने लगे। वे सभी जुआ खेलकर एक छोटी सी रकम को बड़ी कमाई में बदलने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन इस निवेश ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया, क्योंकि 7 दिनों के बाद उन्हें बताया गया कि सब कुछ खो गया है। ये खबर सभी सहकर्मियों के लिए बिजली के झटके जैसी थी। पहले उन्हें बताया गया था कि चाहे कितना भी नुकसान हो, उनकी पूंजी सुरक्षित रहेगी, लेकिन अब ये स्थिति आ गई थी। इसलिए सभी ने स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि बाद में सामूहिक मुकदमा दायर करने पर भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि डूबो के साथ किए गए अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा था कि नुकसान की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। समाज के सबसे निचले तबके के मेहनतकश लोग होने के नाते उनमें सांस्कृतिक ज्ञान की कमी थी और उन्होंने अनुबंध की शर्तों को समझे बिना केवल आपसी भरोसे के आधार पर उस पर हस्ताक्षर कर दिए। दूसरे, निवेश में जोखिम तो होता ही है और लाभ हानि होना स्वाभाविक है, इसलिए वे मुकदमा हार गए। कुछ सहकर्मियों को तो बार बार डूबो से संपर्क करने पर पीटा भी गया। लू जेंग्युआन भी उन लोगों में से एक था जो इस धोखे का शिकार हुए। अब वह किराया भी नहीं दे पा रहा था और उस पर 1 महीने का किराया बकाया था। मकान मालिक ने उसे बेदखली का नोटिस दे दिया था। किराया बढ़ाने की छूट, मैंने आपको 1 महीने से ज्यादा की छूट दी है। मैं कोई दानवीर नहीं हूँ, मुझे भी तो जीना है। मकान मालकिन टस से मज नहीं हुई। उसकी नज़रें कमरे में घूमती रहीं और अंत में उनके टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज पर टिक गईं और वह उन्हें ध्यान से देखती रही। अगर आप सच में किराया नहीं दे सकते तो टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके किराया चुका दीजिए। किराया तो सिर्फ 1200 रुपये महीना है। हमें सिर्फ 1 महीने का किराया देना है, इस महीने का भी, कुल मिलाकर सिर्फ 2,400 रुपये। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ इससे ज्यादा की है। तुम बहुत लालची हो। तभी लू जेंग्युआन के पीछे खड़ी एक युवती गुस्से से चिल्लाए। वह भार्गव की चचेरी बहन लू जुएई थी। ये सभी चीज़ें उन्होंने हाल ही में कमाई करते समय खरीदी थीं और उनके घर में बची हुई यही एकमात्र कीमती चीज़ें थीं। मैं लालची हूँ, दोबारा बेचने पर इनकी क्या कीमत होगी? इन्हें ले जाने के लिए किसी को बुलाने में पैसे लगते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है? तो मुझे पैसे दो, वरना निकल जाओ। तुम, मकान मालकिन की जिद देखकर लू जुएई गुस्से से भर उठी। कुल कितना? मैं तुम्हें चुका दूंगी। दरवाजे से एक ठंडी आवाज आई। भार्गव भाई। आए हुए व्यक्ति को देखकर लू जेंग्युआन हैरान रह गया, जबकि लू जुएई बेहद खुश थी। भाई बहन बचपन से अपने गृहनगर में साथ पले बड़े थे और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। बाद में जब भार्गव का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला हो गया, तब लू जेंग्युआन अपने परिवार को मेहनत करने के लिए मैजिक सिटी ले आया। भार्गव को देखकर मकान मालकिन आंटी की आंखों में हैरानी की चमक आ गई। भले ही वह भार्गव के कपड़ों का ब्रांड नहीं पहचानती थी, लेकिन वह समझ गई कि वे महंगे थे।
खासकर उसके द्वारा लाए गए उपहार, छोटे बड़े, कोई भी सस्ता नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका इतना अमीर रिश्तेदार है, आपने उसे पहले ही क्यों नहीं बुलाया? मकान मालकिन आंटी ने देखा कि सामान ले जाने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने मुंह फुलाते हुए धीरे से बुदबुदाया। असल में वह बकाया किराए का इस्तेमाल लू जेंगयुआन को नए उपकरणों को गिरवी रखने के लिए मजबूर करने के लिए करना चाहती थी, जिससे उसे भारी मुनाफा होता। 2400 रुपये आपके खाते में भेज दिए गए हैं। साथ ही हम अगले महीने ये घर किराए पर नहीं लेंगे। भार्गव ने मकान मालकिन आंटी की बड़बड़ाहट को अनसुना करते हुए कोड स्कैन करके सीधे भुगतान कर दिया। अरे भार्गव, तुम क्या कह रहे हो? अगर हम इसे किराए पर नहीं लेंगे तो कहाँ रहेंगे? लू जेंगयुआन ने उलझन में पूछा। दूसरे चाचा, चिंता मत करो, हमारे पास रहने की जगह है। ये कहते हुए उसने मकान मालकिन आंटी की ओर देखा। क्या आप अभी तक नहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप इसे किराए पर नहीं लेंगे, इसलिए मैं जमा राशि वापस नहीं करूंगा। भार्गव को अगले महीने किराए पर न लेने की बात कहते देख मकान मालकिन आंटी ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं और इसे एक सामान्य बात मान लिया। आप इसे वापस क्यों नहीं कर रहे? हमारा अनुबंध 1 साल के लिए है और यह महीना आखिरी महीना है। इस समय भार्गव की दूसरी चाची लियू हुई में चिंतित हो गईं। वह मकान मालकिन से बहस करने के लिए आगे बढ़ीं। जमा राशि 1 महीने का किराया थी। उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1200 युआन उनके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। मैंने किराया पहले ही आपको भेज दिया है। मेरे दूसरे चाचा और उनके परिवार ने अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए आपको जमा राशि वापस करनी ही होगी। अगर आप किराया नहीं चुकाने की योजना बना रही हैं तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। अब आप जा सकती हैं। भार्गव ने अपनी दूसरी चाची को रोकते हुए सीधे कहा। ऐसे व्यक्ति से बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह सच में किराया देने से इनकार करती हैं तो उनकी ज़िकियांग लॉ फर्म सिर्फ दिखावा नहीं थी, उनके पास मकान मालकिन को पछतावा कराने के 1000 तरीके थे। मकान मालकिन ने देखा कि भार्गव उसका व्यवहार असाधारण था और उसने उच्च गुणवत्ता के कपड़े पहने थे, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, कुछ बुदबुदाया और पहले चली गई। भार्गव, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने पहले फोन भी नहीं किया। लगता है तुमने कोई मजाक देखा है। इस पर लू जेंगयुआन आगे बढ़ा और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ पूछा। मैं संयोग से व्यापार के सिलसिले में मैजिक सिटी में था, इसलिए आप सभी से मिलने आ गया। दूसरे चाचा, पहले इस बारे में बात न करें। मैं एक फ़ोन करता हूँ, फिर हम घर देखने चलते हैं। ये कहते हुए उसने मुस्कुराते हुए अपनी दूसरी चाची और चचेरी बहन लुजुएई का अभिवादन किया और फिर गौरव का नंबर डायल किया। क्या अभी अभी बिछड़ने के बाद ही मुझे याद कर रहे हो? गौरव ने फ़ोन के दूसरी तरफ से चिढ़ाते हुए कहा। मजाक बंद करो। मैजिक सिटी में कौन से घर पूरी तरह से सुसज्जित हैं और आज ही तुरंत रहने के लिए तैयार हैं? भार्गव ने सीधे सीधे पूछा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम अकेले रहने की सोच तो नहीं रहे? अभी तो सिर्फ 1 दिन से हम साथ हैं, तुम अभी नहीं जा सकते। गौरव को लगा कि भार्गव अकेले रहना चाहता है, इसलिए उसने गलत समझा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक वह घबरा गई। नहीं, मैं इसे अपने दूसरे चाचा के परिवार के लिए खरीद रहा हूँ। उनके यहाँ कुछ हो गया है। ओह, तो फिर अपने दूसरे चाचा को मेरे किसी घर में रहने दो। मेरे पास कई खाली विला हैं, मैं तुम्हें एक तोहफे में दे दूंगा। गौरव ने बड़े दिल से कहा। कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें विला में रहना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर क्यों न तुम टॉमसन रिवेरा जाकर देख लो। अच्छा। फ़ोन रखने के बाद भार्गव ने तुरंत अपने दूसरे चाचा के परिवार के साथ एक टैक्सी ली और सीधे टॉमसन रिवेरा के सेल्स ऑफिस की ओर चल पड़ा। टॉमसन रिवेरा के सेल्स ऑफिस के अंदर। डार्लिंग, देखो, ये यूनिट अच्छी है, क्या हम इसे ले लें? बहुत ज़्यादा मेकअप की हुई एक महिला ने अपने बगल में बैठे आदमी को बाहों में भर लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, श्रीमती लुओ, आपका स्वाद वाकई लाजवाब है। ये यूनिट 525 वर्ग मीटर की है और ठीक 15वीं मंजिल पर है, जहां रोशनी बहुत अच्छी है। साथ ही हमारे पास एक शानदार ऑफर भी चल रहा है। इस यूनिट का पैकेज डिस्काउंट प्राइस कुल मिलाकर सिर्फ 140 मिलियन युआन है, जो पूरी बिल्डिंग में सबसे किफ़ायती है। उनके बगल में खड़ी सेल्सवुमन ने मुस्कुराते हुए यूनिट के बारे में बताया। ये सुनकर वह आदमी अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। सिर्फ शब्द का इस्तेमाल तो कमाल से किया गया था। 140 मिलियन युआन और इसे किफ़ायती माना जा रहा है। क्या इससे भी ज़्यादा किफ़ायती कुछ हो सकता है? आदमी ने पूछा। श्री भार्गव, ओह, 525 वर्ग मीटर के विकल्पों में से यह यूनिट पहले से ही सबसे किफ़ायती है। अगर आपको इससे कम का विकल्प चाहिए तो आपको 434 वर्ग मीटर वाली यूनिट चुननी होगी। सेल्सवुमन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। इसी समय भार्गव अपने दूसरे चाचा के परिवार को सेल्स ऑफिस में लेकर आए। वाह, यहाँ की सजावट कितनी शानदार है। लू जुई अंदर आते ही सजावट देखकर दंग रह गईं।
टॉमसन रिवेरा आखिरकार मैजिक सिटी का सबसे आलीशान आवासीय परिसर था, इसलिए सेल्स ऑफिस की सुविधाएं स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर की थीं। हालांकि लू जेंग्युआन और उनकी पत्नी काफ़ी असहज लग रहे थे। वे पहली बार इतने आलीशान स्थान पर आए थे और थोड़े असमंजस में थे। भार्गव, आपने कहा था कि आपने हमारे रहने के लिए जगह का इंतजाम किया है, क्या यह इसी कॉम्प्लेक्स में है? ये बहुत ही आलीशान है, हमें यहाँ रहने की आदत नहीं होगी। भार्गव के दूसरे चाचा एक ईमानदार व्यक्ति थे जिनका जन्म गरीबी में हुआ था। भार्गव द्वारा यहाँ बनाए जाने वाले आवास को देखकर वे थोड़ा हिचकिचाए बिना नहीं रह सके। इसमें अभ्यस्त होने जैसी क्या बात है? यहाँ रहने के बाद तो सब कुछ अपने आप ही समझ आ जाएगा। देखो, जुएई को ये कितना पसंद आ रहा है। भार्गव मुस्कुराते हुए बोला। भार्गव अपने दूसरे चाचा के परिवार का बहुत आभारी था। जब उसका अपना परिवार बहुत गरीब था, अगर उसके दूसरे चाचा के परिवार की मदद न होती तो शायद वह विश्वविद्यालय में भी नहीं जा पाता। उनके पुराने घर की मरम्मत का खर्च भी उसके दूसरे चाचा से लिए गए कर्ज से ही पूरा हुआ था, जिन्होंने कई सालों तक एक पैसा भी ब्याज नहीं लिया। वे सचमुच उसके पूरे परिवार के प्रति बहुत दयालु थे। अब जब वह अच्छी स्थिति में था तो स्वाभाविक रूप से उसे इस दयालुता का बदला चुकाना था, जिसे पैसों से नहीं मापा जा सकता था। दूसरी तरफ भार्गव और बाकी लोगों को अंदर आते देख, खासकर लू जेंग्युआन के परिवार को फटे पुराने कपड़े पहने देखकर श्री भार्गव तुरंत नाराज हो गए। मैं कहता हूँ, आपके जैसे आलीशान परिसर में ऐसे लोगों को कैसे आने दिया जा सकता है? ये तो शान शौकत को खराब करता है। ये देखकर सेल्सवुमन ने अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रखी और बिना कुछ कहे माफी मांग ली, हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी सी घृणा झलक रही थी। ये जोड़ा काफी देर से यहाँ बैठा था, इधर उधर देख रहा था और घमंडी व्यवहार कर रहा था, लेकिन कीमत की बात आते ही वे हर छोटी छोटी बात पर नुक्ताचीनी करने लगे। उनके तौर तरीके अच्छे नहीं थे, फिर भी वे दूसरों को नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहे थे। चून की बिक्री कार्यालय यहीं स्थित था, इसलिए आने वाला हर कोई मेहमान था। उनके जैसे उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से वे दिखावे के आधार पर किसी का न्याय नहीं करते। भार्गव, शायद हमें चलना चाहिए। श्री भार्गव की आवाज़ तेज होने के कारण भार्गव और बाकी लोगों ने उसकी बात सुन ली। लू जेंग्युआन को बुरा लगा, लेकिन गरीबी में पैदा होने के कारण ऐसे माहौल में उसमें स्वाभाविक रूप से हीन भावना विकसित हो गई थी। हालांकि वह गुस्से में था और दुखी भी, उसका शरीर अनजाने में कांप उठा, वह वहां से जाना चाहता था। तुम क्या हो? अगर ठीक से बोल नहीं सकते तो चुप रहो। भार्गव सीधे आगे बढ़ा और गुस्से से घूरने लगा। भार्गव के माता पिता के अलावा उसके दूसरे चाचा का परिवार उसके सबसे करीबी लोग थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बाहरी लोगों को उन पर धौंस जमाने नहीं देता। ओहो, छोटे बदमाश, आक्रामक हो रहे हो। क्या यह ऐसी जगह है जहां तुम आ भी सकते हो? क्या तुम यहाँ घर खरीद सकते हो? श्री भार्गव को लू जेंग्युआन को कांपते और जाने की कोशिश करते देखकर पहले तो घृणा हुई। उन्होंने सोचा, आमतौर पर नीच वर्ग का आदमी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। अचानक भार्गव उछल पड़ा। क्या वह आपके परिसर का निवासी है? भार्गव ने अपने बगल में खड़ी सेल्सवुमन से पूछा। नमस्कार महोदय, उन्होंने अभी तक हमारे कॉम्प्लेक्स में घर नहीं खरीदा है, इसलिए फिलहाल वे उपलब्ध नहीं हैं। सेल्सवुमन ने सच सच जवाब दिया। ओह, तो जिस यूनिट को वे देख रहे थे वह अभी तक बिकी नहीं है? जी हाँ महोदय। ओह, मैं वह यूनिट ले लूंगा। कार्ड स्वाइप कीजिए। इतना कहकर भार्गव ने अपना कार्ड सीधे अपने बगल में खड़ी हैरान सेल्सवुमन को दे दिया। पल भर में पूरा सेल्स ऑफिस शांत हो गया। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।